नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पमेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का दूसरा भाग। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? हमने कुछ एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और उनसे हमारा पसंदीदा मनचाहा हमने क्या काटा था? हमारा डिजायर्ड डीएनए। डिजायर्ड जीन हमने किस में से काटा था? डिजायर्ड जीन हमने से काटा था हमारे डीएनए में से। किस में से काटा था? हमारे डीएनए में से काटा था, राइट। उसके लिए हमने क्या एंजाइम्स यूज किए थे? कौन से एंजाइम यूज किए थे? एक डिजायर्ड जीन को काटने में, ये ऐसे कट करने में कौन सा एंजाइम यूज किया था? हमने यूज किया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। याद आया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि कहाँ काटना है? हमारे को न्यूक्लियोटाइड के बीच में से काटना है। अगर हमारे को एंड्स पे से काटना हो, तो हम क्या लेंगे? एक्सोन्यूक्लियस लेंगे। क्या लेंगे? एक्सोन्यूक्लियस लेंगे। अगर हमारे को कहाँ से काटना हो? सेंटर में से काटना हो, बीच में से काटना हो, तो हम क्या लेते हैं? एंडोन्यूक्लियस लेते हैं। क्या लेते हैं? एंडोन्यूक्लियस लेते हैं, राइट। इतनी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, तो आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है कि जब हम हमारा डिजायर्ड जीन कट कर लेते हैं। हमने क्या कर लिया है? हमने हमारा डिजायर्ड जीन कट कर लिया है, ठीक है। ये मान लो कि आपका क्या है? ये मान लो कि आपका डीएनए है, राइट, और ये क्या है? आपका डिजायर्ड जीन है। व्हाट इज दिस? डिजायर्ड जीन। इतनी बात समझ आ गई? अब हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे तलवार, हमारे मॉलिक्यूलर सिजर्स। क्या होते हैं वो? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से हम इसको क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं? जब हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया इसको, तो हमारे को क्या मिलेंगे? हमारे को बहुत सारे क्या मिलेंगे? फ्रैगमेंट्स मिलेंगे। 4 हमारे को वाइट फ्रैगमेंट्स मिल रहे हैं और हमारे को एक क्या मिल रहा है? हमारे डिजायर्ड जीन वाला फ्रैगमेंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? डिजायर्ड जीन वाला फ्रैगमेंट मिल रहा है। अब ये सब अभी तो मैं तुम्हारे को यहाँ बोर्ड पे दिखा रही हूँ, लेकिन ये सब हो किस में रहा है? ये सब हो रहा है एक छोटी सी क्यूवेट में। किस में हो रहा है? ये सब एक छोटी सी क्यूवेट में हो रहा है, जिसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर क्या होती है? मेजरिंग की रीडिंग्स होती है, मेजर करने के लिए रीडिंग्स होती है। और आपका इसी के अंदर क्या है? इसी के अंदर आपका सोल्यूशन है, जिसमें क्या प्रेजेंट है? आपका कट हुआ हुआ डीएनए फ्रैगमेंट प्रेजेंट है। क्या है? ये कट हुआ हुआ जो डीएनए फ्रैगमेंट है, ये आपका इसी के अंदर प्रेजेंट है। इसी में ही क्या होंगे? आपके ये बहुत सारे डीएनए के फ्रैगमेंट्स होंगे। साथ ही में क्या होगा? आपका डिजायर्ड जीन भी होगा। इतनी बात समझ आई या नहीं आई? अब इस डिजायर्ड जीन को आपको क्या करना है? इस डिजायर्ड जीन को आपको सेपरेट करना है। क्या करना है? सेपरेट करना है बाकी सबसे। इतनी बात समझ आ गई? तो हम एक टेक्निक यूज करेंगे। पहली टेक्निक हम पढ़ने जा रहे हैं। एक टेक्निक हम यूज करेंगे जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या नाम है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये जैसे कि आपको नाम ही बता रहा है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज क्या करेगा, तो यूज करेगा वो एक प्रकार का जेल। क्या यूज करेगा? एक प्रकार का जेल यूज करेगा। जेल क्या होगा? उसका बेडिंग मटेरियल होगा या एक जेली लाइक सब्सटेंस होगा। क्या होगा? बेडिंग मटेरियल बोल लो आप, जिसमें आप क्या करोगे? अपने जीन्स को लोड करोगे। जीन्स को क्या करोगे? लोड करोगे जीन्स को, या फिर आप लिख सकते हो डीएनए फ्रैगमेंट को आप क्या करोगे? लोड करोगे, ठीक है। ये जो जेल है ये किसका बना हुआ होता है? सीवीड से। सीवीड से हमारे को क्या मिलता है? एगरोज मिलता है। क्या मिलता है? एगरोज मिलता है, राइट। और एगरोज को हम क्या करते हैं? हॉट वाटर में या बॉइलिंग वाटर में हम क्या करते हैं? एगरोज को डिसॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? एगरोज को डिसॉल्व करते हैं और फिर वो क्या बन जाता है? एक थिक विस्कोसिटी का, गाढ़ा थिक विस्कोसिटी का क्या बन जाता है? जेल बन जाता है, जिसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो प्लेट होती है उसमें सेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सेट कर देते हैं। जब आप सेट करते हो, मान लो आपकी प्लेट कुछ ऐसी है, जो आपका टैंक है या प्लेट है वो कुछ ऐसी होती है। ये देखिए, ये ऐसा है, राइट। और ये क्या है? थोड़ा डेप्थ है इसमें। तो इसमें क्या होगा? आपका जो भी जेल होगा वो फिल हो जाएगा।
जब जेल फिल होता है, जब क्या होता है, जेल फिल हो रहा होता है, तो जेल के फिलिंग के टाइम पे, जेल के फिलिंग के टाइम पे हम इसमें क्या डाल देते हैं, मान लीजिए ये जेल है, इसमें जब हमने क्या डाल दिया, पूरा हमारा जेल डाल दिया, ये जेल लिक्विड डाल दिया यहाँ पे हमने, ठीक है, राइट। अब हमने इसमें क्या डाला, हमने इसमें डाला एक कोम्ब। कोम्ब में क्या है, ऐसे वर्टिकल ब्रैकेट्स बने हुए, क्या बने हुए, वर्टिकल ब्रैकेट्स बने हुए हैं, जो कि क्या होंगे, जब आप इनको जेल के ड्राई होने के बाद निकालोगे, जब आप इसको, इस कोम्ब को, इसको हम क्या बोलते हैं, कोम्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोम्ब बोलते हैं, राइट। अब ये जो खांचे हैं बीच में, तो कुछ जगह तो क्या है, कुछ जगह ग्रूव्स हैं और कुछ जगह सल्कस है, याद आ रहा है आपको, राइट। सो यहाँ पर क्या है, हमारा जब जेल ड्राई होगा और उसमें से हम क्या निकाल लेंगे, कोम्ब को बाहर निकाल लेंगे, तो हमारा जेल हमारे को कैसे नज़र आएगा कि यहाँ पे ऐसे कुछ क्या है, वेल्स बने हुए हैं। ये क्या बने हुए हैं, वेल्स बने हुए हैं, क्या बने हैं, ये वेल्स बने हुए हैं। इन वेल्स में आप क्या करोगे, अपना डीएनए फ्रैगमेंट को लोड करोगे, क्या करोगे, डीएनए फ्रैगमेंट्स को लोड करोगे, लोडिंग वेल्स, ठीक है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये जो पूरा अपैरेटस है, ये कैसे कनेक्टेड होता है, ये कनेक्टेड होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी के साथ में। कैसे कनेक्टेड होता है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ में होता है। अब हमें ये पता है कि जो डीएनए है हमारा, जो हमारा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है, वो कैसा मॉलिक्यूल है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। क्या है उसके ऊपर, नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है ये, राइट, क्योंकि फॉस्फेट पे क्या होता है, फॉस्फेट पे एक माइनस साइन लगा हुआ होता है। सो डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज्ड क्या है, मॉलिक्यूल है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ड्रॉ करवाएंगे या ड्राइव करवाएंगे, क्या करवाएंगे, ड्राइव करवाएंगे, चलवाएंगे फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। मतलब नेगेटिव क्या लगेगी, यहाँ पे नेगेटिव एनोड लगेगी और यहाँ पे क्या लगेगी, पॉजिटिव एनोड, पॉजिटिव क्या लगेगी, नेगेटिव क्या होगा यहाँ पे। हम जैसे कि क्या कर रहे हैं, जैसे अगर आपको पता है कि हमारा कैटायन क्या होता है, what is our cation, cation is our positive ion, what is anion, anion is negative ion। इसी का उल्टा कैथोड और एनोड होता है। अगर कैटायन पॉजिटिव है तो जो कैथोड होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी, कैसी होगी, नेगेटिव होगी, और अगर एनोड है तो वो पॉजिटिव होगी। तो अब क्या हो रहा है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो जो नेगेटिवली चार्ज आयन्स हैं वो किसकी तरफ भागेंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ। तो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड जो होगी दैट इज आवर कैथोड। तो कैथोड की तरफ हम क्या करेंगे, डीएनए को लोड करेंगे वेल्स में, इन वेल्स में डीएनए को लोड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दैट इज कैथोड, राइट। एंड बिकॉज दीज आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स, ये उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होंगे, चलने लगेंगे, दे विल ड्राइव एंड दे विल मूव टू द अदर एंड, मूव टू द अदर एंड। नाउ अदर एंड तो चल रहे हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या करवा रहे हो, ड्राइव करवा रहे हो मॉलिक्यूल्स को, कौन से मॉलिक्यूल्स को, चार्ज मॉलिक्यूल्स को, दैट इज डीएनए, फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इनका सेपरेशन किस बेसिस पे हो रहा है, उनके साइज के बेसिस पे हो रहा है। तो जो वेल के बिल्कुल पास में जो बैंड्स आपको दिखेंगे, जो वेल के बिल्कुल पास में आपको दिखेंगे बैंड्स डीएनए के, वो क्या होंगे, लार्ज फ्रैगमेंट्स होंगे। क्या होंगे, लार्ज फ्रैगमेंट्स होंगे। उनको हम क्या बोलेंगे, या क्या कैसे साइज के मिलेंगे, लार्ज फ्रैगमेंट्स मिलेंगे। जबकि जो फारदेस्ट होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल फ्रैगमेंट्स होंगे। क्या होंगे, स्मॉल फ्रैगमेंट्स होंगे। इतनी बात समझ आए। तो अब ये कैसे हो रहा है सेपरेशन हमारा। नाउ यू सी, जब हम जेल को क्या कर रहे हैं, जेल को, या फिर जेल क्या है हमारा, एगरोज है। तो एगरोज को जब हम क्या कर रहे हैं, बॉइलिंग वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, बॉइलिंग वाटर में डिजोल्व करके क्या बना रहे हैं, एक जेल बना रहे हैं। तो वो जेल कैसे अरेंज हो रहा है, दिस इज मेड अप ऑफ फिलामेंट फ्रैगमेंट्स। व्हाट इज इट, मेड अप ऑफ फ्रैगमेंट्स। अब ये फ्रैगमेंट्स कैसे अरेंज होते हैं, ये फ्रैगमेंट्स कुछ ऐसे अरेंज होते हैं, लाइक दिस, लैटरली अरेंज होते हैं।
कैसे अरेंज होते हैं? लैटरली अरेंज होते हैं एंड दे आर क्रॉस लिंक्ड। ये ऐसे लैटरली अरेंज हो गए। ये क्या है? एगरोस के फ्रैगमेंट्स है, राइट? ये ऐसे अरेंज हो गए एंड दे ऑल्सो गो क्रॉस लिंक्ड लाइक दिस। व्हाट इज दिस? दे आर क्रॉस लिंक्ड एगरोस फिलामेंट्स, ठीक है। अब जो बीच में आपको जो छेद दिख रहा है, जो ये छेद ओपनिंग दिख रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? पोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोर बोलेंगे। अगर हमारा एगरोस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, क्या होता है? ज़्यादा होता है, तो जो हमारा पोर साइज है वो क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। पोर साइज क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि एगरोस का जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारा वो बहुत ज़्यादा है। अगर एगरोस का कॉन्सेंट्रेशन कम है, जो हमारा पोर साइज होगा वो क्या होगा? लार्ज पोर होगा एज कंपेयर टू वेयर द कॉन्सेंट्रेशन एगरोस की ज़्यादा है। इतनी बात समझ आ गई? तो इन्हीं जेल्स के बीच में से जो आपके डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं वो ट्रैवल करते हैं। क्या करते हैं? वो ऐसे ट्रैवल करते हैं, राइट? तो ये 3D है, आप 3D में समझिए इसको कि यहाँ से क्या है, यहाँ पर आपके वेल में आपने क्या लोड किया है? डीएनए लोड किया है। यहाँ पर क्या है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दैट इज एनोड है, राइट? एंड इस तरफ क्या है? कैथोड है। सो एनोड से डीएनए किस तरफ मूव कर रहा है? कैथोड की तरफ मूव कर रहा है। और जहां पर उसका साइज लिमिट हो जाता है, जिसमें वो आगे नहीं जा सकता, वहां तक वो पहुंचकर रुक जाता है। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? तो हमने क्या किया? हमने हमारे जो डिजायर्ड जीन है उसके फ्रैगमेंट्स को कट करा और फिर हमने यूज किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और उससे हमने उसको क्या किया? सेपरेट कर लिया। इतनी बात समझ आ गई? सो आफ्टर कटिंग ऑफ डीएनए, किसको? डीएनए को कट कर रहे हैं बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए आर फॉर्म्ड, फ्रैगमेंट्स बन गए। जो फ्रैगमेंट्स उनको सेपरेट कर सकते हैं बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये हमने प्रोसीजर पूरा देख लिया। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो एक टेक्निक है जो यूज कर रही है इलेक्ट्रिसिटी फॉर सेपरेशन ऑफ चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड so that they can migrate in the direction of electrode bearing the opposite charge. Opposite charge समझ आ गया? जो पॉजिटिव है that is what? That is anode. and कैथोड से वो कहाँ मूव कर रहे हैं? एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या मूव कर रहे हैं? हमारे चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स? नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, दैट इज आर डीएनए, राइट? एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, उनकी साइज के डिपेंडेंट क्या है? सेपरेशन उनके साइज पे डिपेंडेंट है, राइट? तो जो लार्जर फ्रैगमेंट्स होंगे, जो बड़े फ्रैगमेंट्स होंगे, दे विल बी क्लोजर टू दी, वो किसके पास में होंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास में होंगे एज कंपेयर टू दी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, मतलब जो हमारा एनोड है, राइट? चलिए आगे बात करते हैं। सो जो ये टेक्निक है किसने डिराइव करी थी या किसने डेवलप करी थी? ए टिसिलियस ने करी थी। किसने करी थी? ए टिसिलियस ने करी थी। कब करी थी? 1937 में। कब करी थी? 1937 में। और जो सबसे कॉमनली यूज मैट्रिक्स है वो है एगरोज। क्या है? एगरोज है, जो कि क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है। क्या नेचर है इसका? दिस इज अ शुगर, दिस इज अ पॉलीसैकेराइड, राइट? किससे मिलता है हमारे को? सीवीड से मिलता है, ठीक है? तो जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं वो कैसे साइज के अलावा साइज के ऊपर क्या करते हैं? जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं वो कैसे सेपरेट होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। किसके में? पोर्स के वजह से। जेल का जो पोर्स है, जेल का क्या है? जो पोर्स है उनमें से वो सेपरेट होते हैं। सो जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स हैं दे मूव फार्दर। एंड एगरोज क्या है? डिसॉल्व करता है गर्म पानी में, हॉट वाटर, बॉइलिंग वाटर में, फिर उसको कूल किया जाता है, वो जम जाता है, जेली लाइक डबल हेलाइसिस फॉर्म करता है और अरेंज हो जाता है लैटरली। एंड क्या प्रोड्यूस करता है? थिक फिलामेंट्स प्रोड्यूस करता है। तो ये जो थिक फिलामेंट्स हैं ये क्रॉस लिंक्ड हो जाते हैं टू फॉर्म जेल्स। कैसे हो जाते हैं? ऐसे क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको क्रॉस लिंक्ड जेल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्रॉस लिंक्ड जेल बोल रहे हैं, राइट? एंड जो पोर साइज है वो डिपेंड करता है एगरोज के कॉन्सेंट्रेशन पे। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? मतलब एगरोज का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो पोर साइज क्या होगा? कम होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शन। ये आप याद रखोगे। क्या है? जब हमारा एगरोज का कॉन्सेंट्रेशन
ज़्यादा होगा तो हमारा पोर साइज क्या होगा, हमारा पोर साइज होगा छोटा। जब हमारा एगरोस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, जब हमारा एगरोस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो हमारा पोर साइज क्या होगा, बड़ा होगा। इतनी बात समझ आ गई। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास में हम ये देख रहे हैं कि जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है वो सेपरेट हो जाते हैं इस जेल के अंदर। ठीक है, अब इस जेल को हमने ये बनाया था, जो जेल यहाँ पर कहाँ गया, वो जेल ये रहा। अब आप क्या करोगे, इस जेल को निकाल लोगे सेपरेशन के बाद में। इस जेल को हम लेकर आते हैं एक नई स्लाइड पे। कहाँ देखेंगे, एक स्लाइड आगे पर देखेंगे, यहाँ देखते हैं। ठीक है, इसके बाद एक स्लाइड ले लेते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारा जेल अब कैसे दिखता है हमें। तो जब अगर आप क्या बना रहे हो, आपका जेल बना रहे हो, ठीक है, आपने उस अपैरेटस में से, ट्रे में से अपने जेल को निकाल लिया बाहर। ये आपके क्या थे, वेल्स थे, जहाँ पे आपने क्या किया था, अपने डीएनए को लोड किया था। जब आपने इलेक्ट्रिसिटी से रन करवाया तो जो आपके डीएनए फ्रैगमेंट्स थे, वो क्या हुए, सेपरेट हुए। अब सेपरेट होने के बाद जो बड़े वाले हैं वो ऊपर ही रुक गए होंगे, जो उनसे छोटे हैं वो नीचे आ गए होंगे, और जो बीच में है वो यहाँ रुक गए होंगे, और यहाँ पे कुछ ऐसे रुक गए होंगे। ऐसा ही होगा। अब जब आप इस जेल को बाहर निकालते हो, या जब आपका पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट हो जाता है, तब आपको कुछ भी नहीं दिखता है। ऐसा लगता है कि वो क्या पड़ा है, एक ट्रांसपेरेंट जेल पड़ा है, लेकिन उसके अंदर क्या है, डीएनए के फ्रैगमेंट्स तो हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा। तो हम क्या कराएंगे, उस ट्रे में से जेल को निकालेंगे और किसके सोल्यूशन में डाल देंगे, एक डाई के सोल्यूशन में डाल देंगे, जिस डाई का नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। क्या नाम है इस डाई का, इथिडियम ब्रोमाइड के सोल्यूशन में डाल देंगे। ये इथिडियम ब्रोमाइड के सोल्यूशन में जब आप इस जेल को डालोगे तो क्या होगा, आपके जो डीएनए के बैंड्स हैं, उन पे क्या बाइंड हो जाएगा, इथिडियम ब्रोमाइड बाइंड हो जाएगा। क्या बाइंड हो जाएगा, इथिडियम ब्रोमाइड बाइंड हो जाएगा। अब जब आप इस जेल को डाई करने के बाद में आप इसको कहाँ देखोगे, यूवी लाइट के अंदर लेकर जाओगे। किसके अंदर लेकर जाओगे, यूवी लाइट के अंदर इसको इरेडिएट करोगे। तो आपको क्या दिखेंगे, ये जो बैंड्स हैं, आपको ये क्या है, जो आपको डीएनए के बैंड्स हैं, ये कैसे दिखेंगे, ऑरेंज बैंड्स दिखेंगे। इसलिए मैंने आपके डीएनए फ्रैगमेंट्स कैसे बनाए हैं, ऑरेंज बनाए हैं। तो आपको कैसे दिखेंगे, ऑरेंज कलर में, ब्राइट ऑरेंज कलर में आपको ये दिखेंगे। ठीक है, बिकॉज जो इथिडियम ब्रोमाइड है वो यूवी के अंदर कैसा कलर रेडिएट करती है, ऑरेंज करती है। इतनी बात समझ आ गई। सो अब क्या हो रहा है, जो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं, दे कैन बी सीन ओनली आफ्टर स्टेनिंग द जेल। और क्या कंपाउंड है, इथिडियम ब्रोमाइड है। जिसके बाद हमारे को क्या करना है, उस जेल को एक्सपोज कराना है यूवी रेडिएशन के अंदर, और हमारे जो बैंड्स हैं वो ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स नजर आएंगे, जो सेपरेटेड बैंड्स हैं। अब जब आपको ये नजर आ ही रहे हैं तो आप इनको क्या करोगे, आप इन बैंड्स को, यू विल कट आउट दीज बैंड्स। व्हाट विल यू डू, आप जेल में से इस पीस को आप ऐसे काट लोगे। क्या करोगे, एक कटर या नाइफ की मदद से क्या करोगे, आप इसको कट कर लोगे। इन बैंड्स को क्या कर लोगे, कट कर लोगे। एंड इस कटिंग को, आपकी डीएनए मटेरियल को जेल से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इल्यूशन बोलते हैं। जब आपके पास आपका डीएनए आ गया हाथ में, लेकिन उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, जेल भी लगा हुआ है, तो आप उसको क्या करोगे, प्यूरिफिकेशन करोगे। उसका क्या करोगे, प्यूरिफिकेशन करोगे। और बहुत सारी इल्यूशन प्रैक्टिसेस हमारी यूज़ में आती हैं। क्या है, बहुत सारी इल्यूशन प्रैक्टिसेस हमारी यूज़ में आती हैं। इतनी बात समझ आ गई। सो नाउ व्हाट आर यू डूइंग, जब सेपरेटेड बैंड्स हैं डीएनए के, दे आर कट आउट फ्रॉम द जेल, दे आर व्हाट, कट आउट फ्रॉम द एगरोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, एल्यूशन बोलते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स यूज करी गई है डीएनए को एल्यूट करने के लिए जेल में से। जो जेल में से एल्यूटेड डीएनए है वो प्योरीफाइड फ्रैगमेंट्स हैं। अब आपने ये जब एल्यूशन कर लिया और आपने क्या कर लिया, प्यूरिफाइड डीएनए निकाल लिया, प्यूरिफाइड डीएनए निकाल लिया। अब आप उन डीएनए फ्रैगमेंट्स को किस में यूज कर सकते हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में यूज कर सकते हो। क्या बनाने में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए इतनी बात हमारे को यहाँ पर समझ आ गई। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में हम क्या करेंगे, उनको लिंक कर देंगे क्लोनिंग वेक्टर्स के साथ में।
तो ये क्या है आपका जेल है विद डीएनए फ्रैगमेंट्स। डीएनए मूव करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ड्यू टू इट्स ओवरऑल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हम इसको कहाँ लोड करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल पे हमने इसको लोड किया यहाँ पर, और ये कहाँ मूव कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल पे ये मूव कर रहा है, मूव्स टू दी पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। सो यहाँ पर आपका डीएनए लोड हो गया है नेगेटिव टर्मिनल पे, नेगेटिव टर्मिनल पे हमने उसको लोड कर दिया, विच इज आर व्हाट, विच इज आर कैथोड। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया, राइट, तो ये किसकी तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव करेंगे, राइट। जो ये वाले साइजेस हैं ये क्या है, लार्जेस्ट फ्रैगमेंट्स हैं, और ये क्या है, स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट्स हैं। ठीक है, ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई से प्लास्टिक की ट्रे है, कैथोड है, यहाँ पर एनोड है, एग्रोस जेल है, ये क्या है आपके वेल्स हैं, आपका ये सैंपल है। व्हाट इज दिस, इसको हम बोलते हैं क्यूविट। क्या बोलते हैं, क्यूविट बोला है। डीएनए सैंपल इसके अंदर है, यहाँ पर हमने लोडिंग कर दिया और हमने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दिया। जब हमने इलेक्ट्रिसिटी ऑन किया फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 30 to 35 मिनट्स, डीएनए क्या होने लग गया, अलग होने लग गया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज। जो ऊपर वाले फ्रैगमेंट्स हैं वो लार्जेस्ट होंगे, जो सबसे नीचे वाले फ्रैगमेंट्स हैं वो स्मॉलेस्ट होंगे। हम फिर ये पूरा प्रोसेस होने के बाद में ऑलमोस्ट आफ्टर 1 आवर के बाद में हम क्या करेंगे, इस जेल को निकालेंगे। पहले इलेक्ट्रिसिटी बंद करेंगे, जेल को क्या करेंगे, निकालेंगे, और जेल को क्या कहाँ डाल देंगे, हम हमारे इथीडियम ब्रोमाइड के सोल्यूशन में डाल देंगे, या फिर क्या करेंगे, उस ट्रे को निकालेंगे, उस ट्रे के ऊपर पूरा इथीडियम ब्रोमाइड का सोल्यूशन डोलेंगे, ताकि जो हमारे इथीडियम ब्रोमाइड है वो हमारे डीएनए फ्रैगमेंट्स को क्या कर दे, बाइंड कर दे। फिर हम उस जेल को किसके अंदर देखेंगे, यूवी लाइट के अंदर देखेंगे, राइट। ये देखिए, ये सेम आपको डायग्राम है जिसमें आपको पूरा बता रखा है, कैथोड है, एनोड है, इलेक्ट्रोफोरेटिक बफर है, मतलब एक सोल्यूशन डालेंगे जो कि क्या करेगा, एक क्या होगा, बफर होगा हमारे पास, क्या होगा, इलेक्ट्रोफोरेटिक बफर होगा, जो क्या मदद करेगा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में मदद करेगा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करेगा, इसलिए हमने क्या डाला, बफर डाला, राइट। सैंपल लोड किया वेल्स के अंदर और हमने इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दी। ये देखिए, आप जब क्या करते हो, अपने जेल को किसके अंदर देखते हो, यूवी रेस के अंदर देखते हो, तो आपको ऐसे ऑरेंज कलर के बैंड्स नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं, ऑरेंज कलर के बैंड्स नजर आते हैं, राइट। सो नाउ वी विल बी डूइंग व्हाट, क्लोनिंग फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, क्लोनिंग फैक्टर्स करेंगे। क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं हमारे गाड़ी, क्या है, हमारी गाड़ी है, हमारा वहीकल है। क्लोनिंग वेक्टर क्या है, हमारा वहीकल है। वहीकल मतलब जो सवारी लेकर जाएगा किसकी, हमारे डिजायर्ड जीन की, हमारे डिजायर्ड जीन को बिठाकर लेकर जाएगा, उसको हमने क्या बोला है, क्लोनिंग वेक्टर बोला है। मान लीजिए ये क्या है, क्लोनिंग वेक्टर, इसको और क्या करेंगे, हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, राइट, और हम क्या करेंगे, हमारे डिजायर्ड जीन को इसमें लाइगेट करवा देंगे। तो जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टूल है हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, वो क्या है, हमारा क्लोनिंग वेक्टर है। इतनी बात समझ आ गई। तो जो द वेक्टर कैरीज अ फॉरेन डीएनए सीक्वेंस इनटू अ गिवन होस्ट, क्या करेगा, एक गिवन होस्ट में वो फॉरेन डीएनए को कैरी करेगा। बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफाजेस आर कंसिडर्ड द मोस्ट यूजफुल एज क्लोनिंग वेक्टर्स, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होते हैं फ्रॉम कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। जो हमारा मेजर डीएनए है, अगर ये बैक्टीरिया है हमारा, तो इस बैक्टीरिया में एक तो इसका क्या होगा, क्रोमोसोमल डीएनए होगा, और एक क्या होगा, इसके पास में प्लाज्मिड होगा। तो जब हमने प्लाज्मिड की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वो प्लाज्मिड की डेफिनेशन क्या थी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा एक सर्कुलर डीएनए होगा, एक सर्कुलर क्या होगा, जीन या जीनोम होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं प्लाज्मिड, राइट। सो नाउ बैक्टीरियोफाज जीनोम जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं बैक्टीरियल सेल्स में, और जो कॉपीज़ हैं प्लाज्मिड की पर सेल दे रेंज फ्रॉम अ फ्यू टू 100 और इवन मोर। सो एक बैक्टीरिया के अंदर ये एक प्लाज्मिड कितना हो सकता है, 100 से या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब क्या होते हैं, हर क्लोनिंग वेक्टर के 4 एसेंशियल फीचर्स होते हैं। क्या होते हैं, अगर आपने मान लीजिए एक वेक्टर लिया, ठीक है, तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, पहला तो क्या चाहिए होगा कि अगर हमने किसी क्लोनिंग वेक्टर में, हमारे को क्या कराना है, हमने इस क्लोनिंग वेक्टर में क्या डाला है, हमारा डिजायर्ड जीन डाला है,
तो हमारे को क्या कराना है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमारा अल्टीमेट गोल है कि इसका क्या हो, कॉपीज बने, इसका क्या हो, कॉपीज बने, कॉपीज बन के क्या हो, हमारा एक्सप्रेशन हो, जीन का क्या हो, एक्सप्रेशन हो। जब जीन का एक्सप्रेशन होगा तो क्या बनेगा, जीन प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। और प्रोडक्ट कैसे बनेगा, प्रोडक्ट जब बनेगा किससे बनेगा, जीन के एक्सप्रेशन से बनेगा। और जीन के एक्सप्रेशन के लिए पहले कॉपीज बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए, कॉपीज बननी चाहिए। तो ये रेप्लिकेशन होगा कैसे, ये रेप्लिकेशन क्यों होना चाहिए, ताकि सिर्फ जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो वहीं तक ना रह जाए, जबकि जब ये डॉटर सेल्स में डिवाइड करेगा, जब ये डॉटर सेल्स में डिवाइड करेगा तब क्या हो इसका, तब भी इसका रेप्लिकेशन हो, तब क्या हो, इसका रेप्लिकेशन हो। अब ये जो रेप्लिकेशन है ये किससे होएगा, जब हमने बैक्टीरियल सेल के जो क्रोमोसोमल डीएनए था उसका आपने जब रेप्लिकेशन पढ़ा था तो एक हमने पढ़ी थी रेप्लिकेशन साइट। क्या पढ़ी थी, रेप्लिकेशन साइट। तो ये जो रेप्लिकेशन साइट थी वो क्या थी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या थी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब ओराई। क्या थी ये, ओराई थी। जैसे कि हमारे क्रोमोसोमल डीएनए के पास में ओराई होता है, वैसे ही हमारे पास में क्या है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड है या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है उसके पास भी क्या होगी, एक ओराई साइट होगी। क्या होनी चाहिए, एक ओराई की साइट होनी चाहिए जो कि क्या करवाए, आपका रेप्लिकेशन करवाए। क्या होनी चाहिए, ओराई साइट होनी चाहिए जो क्या करवाए, रेप्लिकेशन करवाए, ताकि आगे जो पैदा होने वाले बैक्टीरिया हैं उनके पास भी आपका डिजायर्ड जीन जा सके, ताकि फिर क्या होगा, कॉपीज बनेंगी, कॉपी से एक्सप्रेशन होगा और जीन प्रोडक्ट बनेगा। नहीं तो एक ही बैक्टीरिया कितना आपको एक्सप्रेशन करके दे देगा, तो आपको बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में या फिर नेग्लिजिबल अमाउंट्स में आपका जीन प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा डिजायर्ड जीन है वो मल्टीप्लाई करे, कॉपी करे फ्रॉम वन जनरेशन टू ऑल द नेक्स्ट जनरेशन, राइट। सो क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन साइट से हम क्या करवा रहे हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी ही चाहिए हमारी किसमें, वेक्टर में। ये हमारी हो गई पहली कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास में कि हर क्लोनिंग वेक्टर में, हर क्लोनिंग वेक्टर में मतलब आपको क्या है, आपके पास ये क्या है, आपका वेक्टर है, आपने इसमें क्या किया, अपना डिजायर्ड जीन डाल दिया। अब आप इस डिजायर्ड जीन को कहाँ डालोगे, इस डिजायर्ड जीन को आप अपने किसी बैक्टीरिया में डालोगे। कहाँ डालोगे, मान लो ये क्या है, आपका बैक्टीरिया है। व्हाट इज दिस, ये बैक्टीरिया है। इसमें आप क्या करवाओगे, ट्रांसफॉर्म करवाओगे। क्या करवाओगे, इस प्लाज्मिड को या इस क्लोनिंग वेक्टर को आप इस बैक्टीरिया में क्या करवाओगे, ट्रांसफॉर्म करवाओगे, इसके अंदर डालोगे, ताकि क्या हो, ताकि जब क्या हो, ये हमारा बैक्टीरिया कुछ प्रोड्यूस कर सके। अब आपको सोल्यूशन में बैक्टीरिया नेकेड आई से तो दिख नहीं रहे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से बैक्टीरिया में आपका ये फ्रैगमेंट गया है, कौन सा बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट बना है या फिर ट्रांसफॉर्मेंट बना है। ट्रांसफॉर्मेंट मतलब कि चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है हमारे पास एक ऐसा बैक्टीरिया हो, क्योंकि जो हमारे पास सोल्यूशन है, उसमें तो काफ़ी सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं। एक नॉर्मल डीएनए फ्रैगमेंट्स भी हैं, क्या है, नॉर्मल डीएनए फ्रैगमेंट्स भी हैं, और हमारे पास क्या है, डिजायर्ड जीन भी है। क्या है, डिजायर्ड जीन भी है। नॉर्मल डीएनए फ्रैगमेंट से ट्रांसफॉर्म होने वाले हमारे कोई काम के नहीं है, लेकिन जो किससे हुए हैं, जिनके अंदर डिजायर्ड जीन है, वो वाला बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट है और हमारे काम का है। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करा रहे हैं, जब हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करा रहे हैं, तो हमारे को 3 तरीके के बैक्टीरिया मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 3 तरीके के बैक्टीरिया मिलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। एक पहला तो वो होगा जिसमें क्या नहीं हुआ, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ, जिसमें क्या नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ, मतलब उसने कोई भी डीएनए को पिकअप ही नहीं किया। क्या नहीं किया, किसी भी तरह के डीएनए को पिकअप ही नहीं किया। तो ये, इसको हम क्या बोलेंगे, मतलब इसके अंदर कोई भी डीएनए एंट्री नहीं हुई है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, जैसा था वैसा ही है। दिस इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुआ है। सो दिस इज व्हाट, NRNNT, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी क्या नहीं हुआ है, डीएनए गया नहीं है।
दूसरा होगा हमारा पहले तो होगा ट्रांसफॉर्मेंट। क्या हुआ है? ट्रांसफॉर्मेंट हुआ है, लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट, मतलब हमारा डिजायर्ड जीन नहीं गया। क्या नहीं गया? डिजायर्ड जीन नहीं गया। क्या होगा? नॉन रिकॉम्बिनेंट। पहले तो ट्रांसफॉर्मेंट होगा। क्या होगा? पहले ट्रांसफॉर्मेंट होगा, पहला होगा ट्रांसफॉर्मेंट और दूसरा क्या होगा? नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्योंकि इसमें क्या गए हैं? इसमें ये नॉर्मल वाले डीएनए फ्रैगमेंट चले गए। क्या चले गए हैं? नॉर्मल वाले डीएनए फ्रैगमेंट चले गए, लेकिन ये रिकॉम्बिनेंट नहीं बना है। ठीक है। चौथा क्या होगा? चौथा वो होगा जिसमें क्या गया है? हमारा डिजायर्ड जीन गया है। डिजायर्ड जीन गया है, तो ये क्या है? ये ट्रांसफॉर्मेंट भी है। मतलब इसमें क्या हुआ है? ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है, डीएनए गया है, राइट। क्या है? ट्रांसफॉर्मेंट भी है और क्या है? रिकॉम्बिनेंट भी है। मतलब ये हमारा क्या है? डिजायर्ड वाला बैक्टीरिया है। अब हम इनको पता कैसे लगाएंगे? क्योंकि ये सारे एक सोल्यूशन में है। ये भी है नॉन रिकॉम्बिनेंट, NR-NT भी है, TNR भी है और T और R भी है। ये सारे क्या है? एक ही सोल्यूशन पे है। अब क्या होगा? एक ही सोल्यूशन में जब ये है, एक ही वायल में ये सारे हैं। कहाँ है? एक ही वायल में ये सारे हैं, राइट। इसी वायल में है ये सारे। तो इस वायल को हम क्या करेंगे? स्प्रेड करेंगे। कहाँ स्प्रेड करेंगे? पेट्री प्लेट पे स्प्रेड करेंगे। ठीक है। अब जहां ये हमारा डिजायर्ड जीन इनकॉर्पोरेट हुआ है हमारे क्लोनिंग वेक्टर में, जहां पर हमारा ये डिजायर्ड जीन इनकॉर्पोरेट हुआ है हमारा क्लोनिंग वेक्टर में, अब मान लो जब हमने इसको डाला तो हमारे पास क्या है? क्लोनिंग वेक्टर में क्या होना चाहिए? ये देखो, ये क्या है? हमारा क्लोनिंग वेक्टर है। क्लोनिंग वेक्टर को हमने क्या किया? क्लोनिंग वेक्टर को हमने यहां से कट किया। ठीक है। पहले कट करने से पहले आप इस क्लोनिंग वेक्टर में क्या देखोगे? एक तो होनी चाहिए क्या इसके पास में? ओराई। क्या होनी चाहिए? रेप्लिकेशन के लिए ओराई होनी चाहिए। दूसरी चीज इसके पास में क्या होनी चाहिए? इसके पास में कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक वाली जीन्स होनी चाहिए जो इसको दूसरे से स्पेशल बनाए। फॉर एग्जाम्पल इसके पास में क्या होगा? या तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होगा, या फिर क्या होगा? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। मान लीजिए ये क्या है? एक इसका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है। मान लीजिए इसके पास में क्या है? ये एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, और दूसरा रीजन इसके पास क्या है? ये एक साइट है जिसको हमने क्या बोला है यहाँ पर? ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। क्या है ये? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है। मतलब वो जीन जो इसको कौन सी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट दे रहा है रेजिस्टेंस? टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट और एम्पिसिलिन के अगेंस्ट। अब मान लीजिए हमारे पास में इन्हीं रेस्ट्रिक्शन साइट्स के बीच में क्या है? इन्हीं या फिर इन्हीं सेलेक्टेबल मार्कर्स के बीच में क्या है? हमारी रेस्ट्रिक्शन साइट है। यहाँ पे हमने कट करवाया। जब हमने इसको कट करवाया तो हमारा क्या होगा? डी जो हमारा जीन है वो टूटेगा। जो हमारा जीन है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब हमने कट करवाया तो वो टूटेगा। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस टूटेगा, और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जैसे ही टूटा तो ये क्या हो जाएगा? क्या अब ये एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंट हो पाएगा? क्योंकि जो इसका सेलेक्टेबल मार्कर है वो तो टूट गया। ये है हमारी ओराई और ये है इसकी व्हाट? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। अब यहाँ पर इसके बीच में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के जीन के बीच में हमारी रेस्ट्रिक्शन साइट है, और उसमें हमने क्या डाल दिया? हमारा डिजायर्ड जीन डाल दिया। जब हमने एक बार क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। इस क्लोनिंग वेक्टर को हमने कहाँ डाल दिया? बैक्टीरिया में डाल दिया। मान लो हमने क्या डाल दिया? वायल में डाल दिया। ठीक है। ये हो गया हमारा वायल, राइट। ये हो गई हमारी वायल। अब इस वायल के कंटेंट्स को हम कहाँ स्प्रेड करेंगे? हम स्प्रेड करेंगे एक एम्पिसिलिन विदाउट वाली प्लेट पे, जिसमें एम्पिसिलिन नहीं है, और इसी की रेप्लिका प्लेटिंग हम करेंगे किस पे? एम्पिसिलिन पॉजिटिव वाली प्लेट पर। क्योंकि इंसर्शन कराने से जो हमारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है वो अब नहीं रहा, तो ये क्या हो गया? हमारा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या हुआ हमारा? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। हमने क्या कराया? वापस से सुनो, हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्या लिए? बैक्टीरिया लिया।
ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया, क्या लिया, ट्रांसफॉर्म्ड लिए, राइट। मतलब ये पूरा सोल्यूशन है, हमने इसको पहले स्प्रेड किया किसके ऊपर, एक नॉर्मल प्लेट पर, न्यूट्रल प्लेट पर, जिसमें सिर्फ क्या है, हमारा अगार है। उस पे क्या होगा, 24 आवर्स के इंक्यूबेशन के बाद में क्या ग्रो हो जाएंगी, कॉलोनीज ग्रो हो जाएंगी। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, रेप्लिका प्लेटिंग लगाएंगे, मतलब एक ऐसा वेलवेट का पैड लगाएंगे। पहले क्या लेंगे, ऐसा सरफेस लेंगे, ऐसा सिलिंड्रिकल सरफेस लेंगे और उसके ऊपर क्या लगाएंगे, हम एक वेलवेट का क्लॉथ लगाएंगे, इसको ऐसे वेलवेट के क्लॉथ से कवर कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारे स्टेराइल है, एकदम एसेप्टिक कंडीशंस में है ये, राइट। इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, ऐसे उठाएंगे और ऐसे का ऐसे इसके ऊपर वापस से रख देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर इस एम्पीसिलिन वाली प्लेट पर सिर्फ वही ग्रो करेगा जो कौन होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, क्योंकि उसमें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट का जीन इंटैक्ट होगा। मान लो अब हमारे पास कॉलोनीज आई यहाँ पर, ये दो और ये, तो कौन सी कॉलोनीज नहीं आई हमारे पास कॉलोनीज कौन सी नहीं आई, ये नहीं आई, ये नहीं आई, ये दोनों आई, ये वाली नहीं आई, ये भी नहीं आई, ये आई लेकिन ये नहीं आई, ये भी नहीं आई और ये भी नहीं आई। तो हमारे जो ये ऑरेंज सर्कल वाले हैं, जो ये ऑरेंज सर्कल वाले कॉलोनीज हैं जो कि एम्पिसिलिन पॉजिटिव प्लेट पे नहीं आई, वो क्या है, हमारे ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं। क्या है, हमारे ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, मतलब जिनमें क्या हुआ है, हमारा डिज़ायर्ड जीन चला गया है, साथ में उसमें हमारा डिज़ायर्ड जीन लग गया है एट द प्लेस ऑफ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? सो क्या है, सबसे पहले एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, विच इज अ डीएनए सीक्वेंस विच सर्व्स एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर रेप्लिकेशन। क्या है हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट फॉर रेप्लिकेशन है, राइट। उसके बाद में जब डीएनए फ्रैगमेंट एसोसिएट करता है ओराई के साथ में, तो जो फॉरेन डीएनए है वेक्टर में, वो भी क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। कुछ वेक्टर्स क्या करते हैं, ऐसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओराई करते हैं जिनका कॉपी नंबर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। जिनका कॉपी नंबर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब उनका जो रेप्लिका कॉपीज़ हैं बहुत ज़्यादा बनती हैं, रेप्लिकेशन रेट क्या है, बहुत ज़्यादा है, राइट। क्या है, रेप्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा है और इन्हीं को प्रेफर किया जाता है जब हम क्या करते हैं, जीन प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एट अ लार्ज स्केल। दूसरा है सिलेक्टेबल मार्कर। वेक्टर के पास हमेशा एक सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए जो उस ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करके जाए। जैसे कि कोई भी रेजिस्टेंट जीन होना चाहिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइकिल रेजिस्टेंट जीन। तो ये जीन विच वुड परमिट द सिलेक्शन ऑफ host cells containing vector from among those which do not possess a vector। मतलब क्या करेगा, हमारे को सिलेक्टेबल मार्कर किस में डिफ्रेंशिएट करने को मदद करेगा, इनटू अ नॉन रिकॉम्बिनेंट या फिर इनटू अ नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। बेटर क्या बोलेंगे आप, इनटू अ नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, सॉरी नॉन रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे। ट्रांसफॉर्म भी हो सकते हैं लेकिन उसमें क्या हो, हमारा डिजायर्ड जीन नहीं हो, तो हम क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट को किससे डिफ्रेंशिएट करना है, रिकॉम्बिनेंट वाले से। तो उसके लिए हमारे को क्या चाहिए, एक सिलेक्टेबल मार्कर चाहिए। कॉमन सिलेक्टेबल मार्कर्स कौन से हैं, जो जीन्स होते हैं जो इनकोड करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जैसे कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, या फिर जैसे कि जो इनकोड करते हैं एंजाइम्स सच एज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, राइट। तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या है, एक जीन है किसका, लैकोपेरॉन का, एंड दीज जीन्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय अ कलर रिएक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तीसरा है हमारे पास रिकॉग्निशन साइट्स। तीसरा क्या है हमारे पास में है, रिकॉग्निशन साइट्स। जो वेक्टर है हमारे, जो क्या है, वेक्टर है, दे शुड पोजेस अ यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट दैट वुड अलाउ अ पर्टिकुलर एंजाइम टू कट द वेक्टर ओनली वंस। तो हमने क्या बोला कि अगर हमारे पास एक क्लोनिंग वेक्टर है, ये हमारे पास क्या है, हमारा क्लोनिंग वेक्टर है। व्हाट इज दिस, इसके बीच में लिख देते हैं हम क्लोनिंग वेक्टर। तो पहली क्या कंडीशन होगी, पहली कंडीशन होगी कि हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए,
एक ओराई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास में कि एक सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। मान लो हमने बोल दिया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है। तीसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए रेस्ट्रिक्शन साइट्स, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक ही साइट होनी चाहिए। मान लीजिए एक यहाँ पे साइट है हिंड 3 की, राइट, एक साइट है हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर क्ला 1 की, राइट, एक साइट है हमारे पास कहाँ पर, हमारी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में एक साइट है जिसको हमने बोला है PSU1। ये साइट्स है हमारे पास। और मान लीजिए एक साइट और है यहाँ पर जिसको हम बोल रहे हैं BAMH1। तो मतलब हम इस क्लोनिंग वेक्टर को काफ़ी सारे अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ में कट करवा सकते हैं, लेकिन हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सिर्फ कितनी ही साइट होनी चाहिए, एक ही साइट होनी चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर हमारे को BAMH1 की मल्टीपल साइट्स मिल जाए, ऐसे मिल जाए, और हमने इसको क्या करवा दिया, इस क्लोनिंग वेक्टर को ट्रीट करवा दिया BAMH1 से, तो कहाँ कहाँ कट होएगा, एक कट यहाँ का होएगा ओराई वाला, क्या होएगा, एक कट होएगा हमारा ओराई वाला, दूसरा कट होगा हमारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला, तीसरा जहाँ पर क्या है BAMH1 की दोनों साइड्स के बीच में, और चौथा कहाँ है, ये हिंड 3 की साइट यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, एक हमारी रेस्ट्रिक्शन साइट है H1 की। तो आपका जो DNA है वो क्या हो जाएगा, DNA विल गेट फ्रैगमेंटेड, DNA गेट्स फ्रैगमेंटेड। तो क्या आप अपने क्लोनिंग वेक्टर को DNA, या फिर आप क्या बोलोगे, क्लोनिंग वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, क्लोनिंग वेक्टर क्या हो जाएगा, फ्रैगमेंटेड हो जाएगा। तो क्या आप अपने क्लोनिंग वेक्टर को तोड़ना चाहोगे, नहीं तोड़ना चाहोगे। इसलिए क्या है, हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सिर्फ एक ही क्या होनी चाहिए, साइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया, रटना नहीं है कि एक ही होना चाहिए। क्यों एक ही होना चाहिए ये आपको पता होना है, राइट। सो दिस साइट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इतनी बात समझ आई या नहीं आई, आगे बढ़ते हैं। सो इफ देयर आर मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट, जो वेक्टर है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू सेवरल फ्रैगमेंट्स। जनरली जो वेक्टर है वो यूज करता है एक यूनिक रिकॉग्निशन साइट फॉर सेवरल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इन अ स्मॉल रीजन ऑफ DNA। अब क्या होता है, कई बार आपकी रेस्ट्रिक्शन साइट कहाँ होती है, ये ऐसा आपका क्या है, क्लोनिंग वेक्टर है। व्हाट इज दिस, दिस इज योर क्लोनिंग वेक्टर। ये क्या है, आपका क्लोनिंग वेक्टर है। क्लोनिंग वेक्टर के पास क्या होगी, एक ओराई होगी, क्या होगी, एक ओराई होगी। ओराई के साथ में क्या होंगे, कुछ सिलेक्टेबल मार्कर्स होंगे, जैसे कि क्या है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, और क्या है हमारा यहाँ पर हमारा होगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ये हमारे हो गए क्या, सिलेक्टेबल मार्कर्स हो गए। उसके बाद में क्या हुआ, मान लो आपका ये साइट है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, इसमें क्या है, काफ़ी सारी अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट्स हैं। एक हो गई BAMH1, मान लीजिए एक हो गई क्या PSU1, एक हो गई हमारी PVU1, ठीक है। तो इस रीजन को जहां पर क्या है, बहुत सारी साइट्स हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, इस रीजन को हम बोलते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, MCS, राइट। सो जनरली वेक्टर्स पोजेस करते हैं यूनिक रिकॉग्निशन साइट्स बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए एक छोटे से रीजन पे, जिसको हमने क्या बोला है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। ये ओ होएगा, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। सच अ क्लोनिंग साइट ऑफर चॉइस ऑफ, बहुत सारे, अगर आपके पास एक नहीं है तो दूसरा यूज कर लो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दूसरा नहीं है तीसरा यूज कर लो। यूनिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट एनेबल करता है इंसर्शन ऑफ फॉरेन DNA into the vector for production of recombinant DNA। इतनी बात समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। जो फॉरेन DNA है वो कहाँ इंसर्ट किया जाता है, and made to join at a specific restriction site in antibiotic resistant gene। जो मैंने आपको बताया कि अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में आपने अपना डिजायर जीन इंसर्ट करवा दिया तो क्या वो क्लोनिंग वेक्टर अब उस एंटीबायोटिक लिए रेजिस्टेंस देगा, नहीं देगा। क्योंकि क्या हो गया, क्योंकि जब आपने इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में अपना डिजायर जीन, चलो आगे डायग्राम बना देते हैं, अपना डिजायर जीन डाल दिया,
राइट यहाँ पर क्या थी आपकी एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस थी, क्या थी आपकी एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस थी, यहाँ पर आपकी क्या थी ओराई थी। अब आपने क्या किया, यहाँ पर कट कर दिया, इस जगह पे कट कर दिया और आपने क्या डाल दिया, अपना डिजायर्ड जीन डाल दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस इनएक्टिवेट हो गई। जो पहले एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस क्या हो गई, अब इनएक्टिव हो गई। किसकी वजह से, हमारे फॉरेन डीएनए के इंसर्शन की वजह से। किसकी वजह से, फॉरेन डीएनए के इंसर्शन की वजह से। इतनी बात समझ आ गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, मतलब फॉरेन डीएनए के इंसर्शन की वजह से, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इतनी बात समझ आए। अब क्या हो रहा है, ऐसे काफी सारे वेक्टर्स हैं जिनमें से एक है हमारा PBR322, राइट। इसमें काफी सारी क्या है, काफी सारे आपको क्या मिलेंगे, दो तो आपको मिल रहे हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, जो क्या है आपके सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं। और क्या मिल रहे हैं, साथ में आपको काफी सारी यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी मिल रही हैं। क्या मिल रही हैं, काफी सारी यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी मिल रही हैं, राइट। सो फॉरेन डीएनए क्या होता है, इंसर्ट किया जाता है एट अ साइट लोकेटेड इन वन ऑफ द टू जीन्स for resistance against antibiotics so that it will activate one of the two resistance genes, right. जो insert है bearing the plasmid can be selected by their ability to grow in a medium containing only one of the two antibiotics। मतलब क्या हो रहा है, अब आपने क्या किया है, एक insert ले लिया, एक क्लोनिंग वेक्टर ले लिया है। चलिए इसको कहाँ लेंगे हम, एक नई स्लाइड पे लेंगे, ठीक है। ये हमारी आ गई नई स्लाइड। ओके, तो अब क्या हो रहा है हमारा, ये हमारा है क्लोनिंग वेक्टर। क्या है, क्लोनिंग वेक्टर है। अब हमने क्या किया, ये इसकी ओराई है, ये ओराई हो गई, राइट। साथ ही में हमारे पास में क्या है, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और एक क्या है हमारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन कराया है वो मान लो कहाँ करवाया है, एम्पिसिलिन के बीच में करवाया। जो हमारा फॉरेन डीएनए का इंसर्शन हुआ है कहाँ हुआ है, एम्पिसिलिन के नीचे हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये सारे बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्मेंट्स और जो पूरा सोल्यूशन है जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन कराया है उसको दो प्लेट्स पे ग्रो करेंगे, दो पेट्री प्लेट पे ग्रो करेंगे, राइट। क्या करेंगे, एक जिसमें होगा हमारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, मतलब क्या होगा, जिसमें एम्पिसिलिन प्रेजेंट होगा। एंटीबायोटिक मीडिया में हम क्या डालेंगे, अगार मीडियम वाली होगी, न्यूट्रिएंट अगार की क्या होगी, प्लेट होगी, जिसमें क्या होगी, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक होगी। दूसरी प्लेट हम कौन सी लेंगे, दूसरी प्लेट हम लेंगे जिसमें न्यूट्रिएंट अगार के साथ में क्या होगा, न्यूट्रिएंट अगार के साथ में टेट्रासाइक्लिन वाली क्या डालेंगे, हम एंटीबायोटिक डालेंगे, राइट। अब इनको क्या कर देंगे हम, पहले किस पे स्प्रेड करेंगे, एम्पिसिलिन वाले ब्लॉक पे स्प्रेड कर देंगे। या फिर हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे कि हमने क्या कर दिया, इसको टेट्रासाइक्लिन वाले पे स्प्रेड कर दिया। जब आपने टेट्रासाइक्लिन पे स्प्रेड किया तो आपके पास ऐसी कॉलोनीज आई, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन से तो रेजिस्टेंट सारे ही हैं, टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट क्या होंगे, सारे ही होंगे। अब यहां से हम क्या करेंगे, एम्पिसिलिन वाले पे क्या करेंगे, रेप्लिका प्लेटिंग करेंगे। यहां से क्या करेंगे, रेप्लिका प्लेटिंग करेंगे। तो सिर्फ कौन उगेगा, वही उगेंगे जो ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगे। मान लीजिए अब हम कहते हैं कि ये उग गया, ये उग गया, यहाँ उग गया, ये ऐसे उग गए, राइट। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेम टू सेम यहाँ से कॉपी करके वेलवेट पैड पे यहाँ चिपका रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जो अब एम्पिसिलिन पे ग्रो नहीं करे हैं, जो एम्पिसिलिन पे ग्रो नहीं कर पाए हैं, जैसे कि ये दोनों, राइट, और यहाँ के बीच के ये कॉलोनीज, वो क्या है, वो हमारे रिकॉम्बिनेंट्स हैं। वो क्या है, हमारे रिकॉम्बिनेंट्स है। सो ऑल दीज इन द ऑरेंज सर्कल आर व्हाट, दे आर रिकॉम्बिनेंट्स। व्हाट आर दे आर रिकॉम्बिनेंट्स। इतनी बात समझ आ गई। तो ये यही समझाया जा रहा है, जो प्लाज्मिड कैरी कर रहे हैं, कोई इंसर्ट नहीं, वो तो दोनों जगह उगेंगे, विल बी एबल टू ग्रो इन अ मीडिया कंटेनिंग वन और बोथ द एंटीबायोटिक्स। इतनी बात समझ आ गई। सो इस वे में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंट जीन अगेंस्ट एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन अलाउ करते हैं सिलेक्शन ऑफ इकोलाई कॉलोनीज, जो कि क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड है
with plasmids carrying the desired foreign cloned DNA fragments. साइज ऑफ द वेक्टर, अब जो वेक्टर है उसका साइज, मान लो ये क्या है आपका बैक्टीरिया है और जो वेक्टर है वो आपका ये है, राइट? क्या है ये आपका वेक्टर है विद योर डिजायर्ड जीन। अब इसका साइज क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, ताकि जब हम सेल को क्या बनाए? कॉम्पिटेंट बनाए। क्या बनाए? कॉम्पिटेंट बनाए, तो ये इजीली क्या हो सके? ये इजीली ट्रांसफर हो सके। क्या हो सके? ट्रांसफर हो सके, क्योंकि यूजुअली अगर आप मानो कि आपके पास क्या है, बड़ा फ्रैगमेंट है, बड़ा क्लोनिंग वेक्टर है, तो ये क्या होगा? जब सेल के बाहर जाएगा तो ये फ्रैगमेंटेड हो जाएगा। क्या हो जाते हैं? जो बड़े क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? फ्रैगमेंटेड हो जाते हैं। सो वेक्टर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए साइज में, क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंड दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? तो ये क्या है आपका? ये एक आपका प्लाज्मिड है या क्लोनिंग वेक्टर है। प्लाज्मिड एक तरह का क्या होता है? हमारा क्लोनिंग वेक्टर होता है, लेकिन अगर ये जनरल है तो हम आपको यहाँ बता सकते हैं कि ये क्या है? हमारा एक क्लोनिंग वेक्टर है। और इस क्लोनिंग वेक्टर में 4 चीज़ें होनी चाहिए। ओराई होनी चाहिए, एक आपके पास क्या होना चाहिए? सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइज होनी चाहिए एंड स्मॉल साइज होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। कैसे आप याद रखोगे? ORS। ORS पिलाते हैं बच्चों को डायरिया में, राइट? सो ORS मतलब ओराई, रेस्ट्रिक्शन साइट और हमारा सिलेक्टेबल मार्कर, साथ में स्मॉल साइज। ये क्या है आपके लिए याद करने के लिए एक टिप है, ठीक है? तो यहाँ पर सिलेक्टेबल मार्कर भी है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का क्या है? सिलेक्टेबल मार्कर है, ओराई है, रेस्ट्रिक्शन साइज है, साइज भी स्मॉल है। इतनी बात समझ आ गई? तो ये क्या है? हमारा प्लाज्मिड है। क्या है? हमारा प्लाज्मिड है। अब ये प्लाज्मिड क्या होगा? इसके पास ओराई भी होगी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी होगी, सिलेक्टेबल मार्कर भी है और प्रमोटर भी है। क्या होगा इसका? ट्रांसक्रिप्शन भी हो सकता है, राइट? रेस्ट्रिक्शन साइट भी है, इंसर्टेड जीन है ये आपका, जो कि क्या है? आपका इंसर्टेड जीन है, राइट? ओके, सो अब हमारे पास क्या है? अलग अलग टाइप के वेक्टर्स हैं। क्या है? अलग अलग टाइप के वेक्टर्स हैं। एक होंगे जो हमारे क्या होंगे? प्लाज्मिड्स होंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है? PBR 322। ये क्या है? प्लाज्मिड है। ये क्या है? प्लाज्मिड है, जिसको किसने डिस्कवर किया था? बॉलिवर एंड रॉड्रिग्स। किसने किया था? बॉलिवर एंड रॉड्रिग्स ने, ठीक है? क्या होते हैं? बहुत सारे अलग अलग तरीके के वेक्टर्स होते हैं विद अबव कैरेक्टर्स। कुछ वेक्टर्स हैं हमारे, सबसे पहले जिनको हम बोलेंगे प्लाज्मिड। क्या होता है प्लाज्मिड? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल नॉन एसेंशियल सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड DNA molecules occurring in bacteria and a few yeast. कुछ कैरेक्टर्स क्या है? कैरिड बाय प्लाज्मिड may not be required for normal bacterial metabolism but may be of great advantage. मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी नहीं है कोई जीन, लेकिन वो जीन आपके कहाँ प्रेजेंट है? प्लाज्मिड में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये जरूरी नहीं है कि आपके मेटाबॉलिज्म के लिए हो, लेकिन क्या है? एक एडवांटेज देके जा रही है, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब इसमें एक प्लाज्मिड का अगर हम एग्जांपल लें, सो PBR 322 इज वन ऑफ द एग्जांपल्स एंड विच इज वाइडली यूज, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है क्लोनिंग के लिए। ये उसका डायग्राम है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है? दिस इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, जिसमें आपको क्या मिल रही है? 2 रेस्ट्रिक्शन साइट्स मिल रही हैं, राइट? यहाँ पर क्या है? दिस इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ये तरफ क्या है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, जिसमें BAM-H1 और SAL1 होगा। ये ओराई है और ये क्या है? ROP है, जिसमें भी क्या है? एक PVU2 की साइट है। ऊपर अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको फिर से 2 रेस्ट्रिक्शन साइट मिल रही है, CLA1 एंड HIND3। सो व्हाट इज दिस? दिस इज PBR 322। इसका नाम किसने रखा था या किसके पीछे रखा गया है? BR बॉलिवर एंड रॉड्रिग्स ने, जिन्होंने इस वेक्टर को क्या करा था? बनाया था, ठीक है? सो PUC इज ऑल्सो नेम्ड आफ्टर, अब UC है तो व्हाट इज दिस? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। दिस इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ प्लाज्मिड, लेकिन क्या है? क्लोनिंग वेक्टर है, तो इसमें भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। एम्पिसिलिन है, ओराई है। एम्पिसिलिन क्या हो गया? एम्पिसिलिन जीन क्या देगा? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस देगा। मतलब आपको क्या मिलकर जा रहा है? एक सिलेक्टेबल मार्कर मिलकर जा रहा है, साथ में आपको LAG-Z जीन भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? LAG-Z जीन मिल रहा है।
राइट। सो ये सब क्या है, हमारे सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं और साथ ही में इनमें काफ़ी सारी क्या होंगी, रेस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी। इतनी बात समझ आई। तो अब हम यहाँ बात कर रहे थे किसकी, शटल वेक्टर्स की बात कर रहे थे। तो शटल वेक्टर्स क्या होते हैं, पहली बात तो हम यहाँ ये देख लेते हैं कि शटल क्या होती, क्यों बोल रहे हैं हम इनको शटल वेक्टर। तो शटल होता है जो दो जगहों के बीच में शफल कर सकती है, राइट। एक डेस्टिनेशन ए है और एक डेस्टिनेशन बी है। अगर कोई बस है आपकी जो ए से बी तक भी ले जाती है और बी से ए तक भी लाती है, तो उस बस को हम क्या कह देते हैं कि शटल, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो अब एक शटल वेक्टर क्या है, क्यों बोला है हमने शटल वेक्टर, तो शटल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कि हमारे को जीन का एक्सप्रेशन प्रोकैरियोट्स में भी दे सकता है और यूकैरियोट्स में भी दे सकता है। कैसे देगा, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास की जो रेप्लिकेशन सीक्वेंस है वो क्या है, वो तो ओराए है। क्या है इस शटल वेक्टर के पास में, अगर इसको क्या करना है, प्रोकैरियोट्स में अगर इसको रेप्लिकेट करवाना है, जीन एक्सप्रेस करवाना है, तो क्या चाहिए होगा, इसको ओराई चाहिए होगा, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, राइट। अब अगर इसको यूकैरियोट्स में भी करवाना है तो इसको एक सीक्वेंस चाहिए होगी, ARS सीक्वेंस। ARS सीक्वेंस क्या होती है, ARS सीक्वेंस होती है ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। क्या होती है, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। अब इस शटल वेक्टर में ARS और ओराई के साथ साथ में ऐसे सिलेक्टेबल मार्कर्स होंगे जो किसके लिए होंगे, प्रोकैरियोट्स के लिए भी होंगे, क्योंकि क्या है, ये क्या है, शटल है, राइट। तो इसमें क्या होगा, सिलेक्टेबल मार्कर्स होंगे। सेलेक्टेबल मार्कर्स जो होंगे आपके, वो किसके लिए होंगे, दोनों के लिए होंगे, प्रोकैरियोट्स के लिए भी होंगे और यूकैरियोट्स के लिए भी होंगे। इतनी बात समझ आ गई। इस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, शटल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो जो वेक्टर है उसमें दो तरीके के सीक्वेंसेस होते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड सेलेक्टिव मार्कर्स, वन फॉर द यूकैरियोटिक सेल एंड अनदर फॉर ई कोलाई। इनका सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो शटल वेक्टर है, इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल कौन सा है आपका, यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड। कौन सा है एग्जाम्पल इसका, याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड। इतनी बात समझ आ गई। साथ ही में क्या है हमारा, जो प्लांट्स में से भी एक क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड होता है। एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, इसमें जो प्लाज्मिड है वो क्या है, टीआई प्लाज्मिड है। क्या है ये टीआई प्लाज्मिड है। इस टीआई प्लाज्मिड को भी मॉडिफाई करके, क्या करके, बदल के इसको कैसे यूज़ किया जाता है, एज क्लोनिंग वेक्टर यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है, क्लोनिंग वेक्टर यूज़ किया जाता है। इतनी बात समझ आ गई। और ये क्लोनिंग वेक्टर किस में यूज़ किया जाता है, ये टीआई प्लाज्मिड यूज़ किया जाता है यूकैरियोट्स में एंड मेजरली किस में, प्लांट्स में। मेजरली किस में करा जाता है यूज़, प्लांट्स में, टू ट्रांसफर एनी काइंड ऑफ डीएनए। इतनी बात समझ आई। चलो अब हम बात करेंगे उन वेक्टर्स की जो कि हमारे को कहाँ से मिलते हैं, बैक्टीरियोफेजेस से मिलते हैं। कौन से वेक्टर्स की बात करेंगे जो हमें कहाँ से मिलते हैं, बैक्टीरियोफेजेस से मिलते हैं। दो बहुत ही फेमस जो बैक्टीरियोफेजेस जिनसे हम क्या लेते हैं, प्लाज्मिड लेते हैं, उनमें से एक है M13 और दूसरा है लैम्डा। ये क्या है, दो है जिनसे हम क्या ले सकते हैं, बैक्टीरियोफेज। ये दोनों क्या है, बैक्टीरियोफेज है और इनके हम क्या ले सकते हैं, फाजेस ले सकते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसे वायरसेस जो किसको इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर नए फेजेस इनसाइड द होस्ट बैक्टीरियम एंड आर रिलीज फ्रॉम होस्ट सेल्स टू इन्फेक्ट अदर बैक्टीरियल सेल्स। M13 एंड लैम्डा आर द मोस्ट इन कॉमन यूज। अब हम आते हैं कॉस्मिड्स के ऊपर। तो कॉस्मिड्स क्या होता है, अगर आप नाम देखो तो क्या है ये, कॉस और मिड्स। तो जो मिड है ये किससे लिया गया है, ये प्लाज के मिड से लिया गया है। किससे लिया गया है, प्लाज्मिड से लिया गया है। और ये कॉस क्या है, ये कॉस है हमारी कोहेसिव एंड साइट्स, जिसको किससे लिया गया है, लैम्डा फेज से लिया गया है। तो ऐसा प्लाज्मिड जिसमें कॉस साइट्स लगी हो, जो लैम्डा फेज से ली गई हो,
उनको हम क्या बोलेंगे, कॉस्मेट बोलेंगे। तो कॉस्मेट इक्वल्स टू कॉस साइड्स प्लस फास्मेट। इतनी बात समझ आ गई। ये क्या है हमारा, इसका डायग्राम है। PGB8 क्या है, PGB8 इज एन एग्जाम्पल, किसका उदाहरण है, हमारा कॉस्मेट का एग्जाम्पल है, राइट, PGB8। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे YAC वेक्टर के पास में, जो कि है हमारा यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्या है हमारा, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम मतलब यैक, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम मतलब यैक। ठीक है, अब इनमें क्या है, ये हमारे क्या है, यूकैरियोटिक प्लाज्मिड्स है। कैसे प्लाज्मिड्स हैं, ये यूकैरियोटिक प्लाज्मिड है। अब यूकैरियोटिक प्लाज्मिड है तो इसमें क्या होगा, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस होगा, जो कि क्या करेगा, कॉपीज बनाने में, रेप्लिकेशन में मदद करेगा। साथ ही में इसमें क्या होंगे, यूकैरियोटिक सेलेक्टेबल मार्कर्स होंगे। क्या होंगे, यूकैरियोटिक सेलेक्टेबल मार्कर्स होंगे। ठीक है, सो और साथ ही में क्या होगा, हमारे यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में कुछ ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं जो कि हम क्या बोलते हैं, टीलोमियर्स बोलते हैं, जिसमें रिपीटिंग सीक्वेंसेस होती हैं। क्या होती हैं, रिपीटिंग सीक्वेंसेस होती हैं या रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। साथ ही में हमारे पास क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है, जो कि इक्वल डिवीजन ऑफ DNA को क्या करके जाता है, इंश्योर करके जाता है। तो ये क्या है, सूटेबल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स भी होती है, साथ में जीन्स यूजफुल होते हैं एज सेलेक्टेबल मार्कर्स। इनमें क्या क्या होती है, टीलोमेरिक सीक्वेंस होती है, सेंट्रोमियर होता है एंड ARS होता है, दैट इज ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। इतनी बात समझ आ गई। ये है आपके पास डायग्राम यैक वेक्टर का, दैट इज यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ओराई है, इको R1 का रेस्ट्रिक्शन साइट है, मार्कर सेलेक्टेबल मार्कर A है, साथ में मार्कर B भी है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी है, राइट, क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी है, और साथ में काफ़ी सारी क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी हैं। आते हैं हम अब बैक वेक्टर पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्या है ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास F प्लाज्मिड आएगा। F प्लाज्मिड कौन सा होता है, जो कि क्या देकर जाता है, बैक्टीरिया को फर्टिलिटी देकर जाता है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम किसमें बेस्ड होता है, F प्लाज्मिड के ऊपर। इकोलाई में ये किसके जीन्स कंटेन करता है, फॉर रेप्लिकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ F फैक्टर। सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, साथ में क्या है, क्लोनिंग साइट्स भी होंगी। तो ये तो सब में होता है। अब हमारे को, जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं तो हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग कर सकते हैं। एक हमारे पास तरीका और होता है, जैसे कि अगर आपने देखा हो कि अगर हमारे पास क्या है, वेक्टर है, हमारे पास क्या है, एक क्लोनिंग वेक्टर है, ये है हमारा क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, अगर इसमें क्या है, एक तरफ तो ओराई होगी, ओराई तो होगी ही ना, ओराई तो मैंडेटरी है, साथ में हमारे पास क्या है, एक हमारे पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है और एक हमारे पास में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। अब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में हमने क्या किया है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में हमने जीन को इंसर्ट कर दिया है। तो क्या होगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में जब हमने हमारा फॉरेन DNA इंसर्ट कर दिया है तो यहाँ पर क्या होगी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस लॉस्ट हो जाएगी। अब ये चेक करने के लिए कि कौन से रिकॉम्बिनेंट है और कौन से रिकॉम्बिनेंट नहीं है, उसके लिए हमारे को क्या लगानी पड़ती है, 2 पेट्री प्लेट्स लगानी पड़ती हैं। ये हमने पढ़ा था कि 2 पेट्री प्लेट्स लगानी पड़ती हैं, एक जिसमें क्या होगा, एक जिसमें एम्पिसिलिन होगा, साथ में क्या होगा, एक जिसमें एम्पिसिलिन होएगा और एक जिसमें क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन होएगा। क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन होगा। ठीक है, जिसमें टेट्रासाइक्लिन होगा, टेट्रासाइक्लिन प्लस विद न्यूट्रिएंट अगार, जिसमें टेट्रासाइक्लिन होगा उसमें तो ये एम्पिसिलिन जो नेगेटिव हो चुके हैं, जिनमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में जीन में क्या आ चुका है, एक इंसर्शन आ चुका है, वो टेट्रासाइक्लिन पे तो उग जाएंगे, टेट्रासाइक्लिन पे तो उग जाएंगे, लेकिन वो रिकॉम्बिनेंट जिनमें एम्पिसिलिन के बीच में इंसर्शन हो चुका है वो नहीं उगेंगे। वो कहाँ नहीं उगेंगे, नहीं, वो हमारे एम्पिसिलिन की प्लेट पर नहीं उगेंगे। तो हमारे रिकॉम्बिनेंट्स कौन से हो गए, ये हो गए। पर यहाँ पर कितनी मेहनत है ज़्यादा, यहाँ पर कितनी ज़्यादा मेहनत है, क्यों मेहनत है, क्योंकि एक प्लेट आपको ये लगानी पड़ रही है, दूसरी प्लेट आपको ये लगानी पड़ रही है।
अब क्या करा साइंटिस्ट ने, एक ऐसा तरीका जुगाड़ा जिससे कि क्या हो गया, इनको 2 प्लेट्स बनानी नहीं पड़ेंगी, एक ही प्लेट पे आपको 2 अलग अलग तरीके की कॉलोनीज दिखेंगी। ये कैसे हुआ? अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा साइड में कर दें, ये ऐसे इसको थोड़ा सा छोटू करके इसको साइड में कर देते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब क्या है, हमने इसको जब साइड में कर दिया तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। अब हम क्या करने वाले हैं, अब मान लीजिए हमारे पास में क्या है, एक PUC19 है। क्या है हमारे पास में, हमने क्या लिया था, PUC19 वाला जीन लिया है, PUC19 वाला जीन लिया है। इसमें क्या था, हमारे पास में एक तो एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे क्या था, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस थी, साथ ही में इसके सामने की तरफ पे यहाँ पर क्या था, LAGZ जीन था। ये पूरा क्या था, LAGZ जीन। व्हाट इज दिस इंटायर थिंग, दिस इज LAGZ जीन। अब इस LAGZ में क्या था, काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स थी। क्या थी, काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स थी। सबसे पहले एक था EcoR1, दूसरा था हमारा SMA1, राइट, तीसरा था हमारा BAMH1, चौथा था हमारा SAL1, राइट, पांचवा हमारा था यहाँ पे PAT1 और छठा हमारा यहाँ पर एक और था, राइट। तो ये क्या हो रहा है, हमारा था यहाँ पे HIND3, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर LAGZ जीन में, इंटायर LAGZ जीन में आपके पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स है। क्या है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स है। एक यहाँ पर क्या होगी, ओराई भी होगी फॉर रेप्लिकेशन, ठीक है। अब क्या है, हमने यहाँ पर LAGZ जीन में क्या किया है, LAGZ जीन में इंसर्ट डाल देंगे। क्या डाल देंगे, इंसर्ट डाल देंगे। किस कलर से डाले, बोलो, येलो से डाल दें, चलो येलो से डाल देते हैं, ठीक है। BAMH1 वाली साइट में हम डाल देते हैं। क्या डाल रहे हैं, BAMH1 वाली साइट में हम हमारा इंसर्ट डाल देते हैं, ठीक है। अभी ये क्या है, ये वो है जिसमें इंसर्ट नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये जब आप इस बैक्टीरिया को प्लेट में कल्चर करोगे और उस प्लेट में आप क्या डालोगे, लैक्टोज डालोगे। क्या डालोगे, जो LAGZ जीन को क्या करे, LAGZ जीन क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है। क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सबस्ट्रेट है लैक्टोज। क्या है, लैक्टोज है। इतनी बात समझ आ गई। अब हमने ले लिया PUC19, हमने इसमें इंसर्ट करवाया। इस PUC19 में हमने क्या करवा दिया, इंसर्ट करवा दिया, राइट। इंसर्ट को बना लेते हैं, चलो येलो कलर से, ये इंसर्ट हो गया। एक रेस्ट्रिक्शन साइट में हमने क्या किया, इंसर्ट लगवा दिया, राइट। अब जब हमने इंसर्ट लगवा दिया, ये यहाँ पर क्या है, इसमें ओराई है, ये ओराई हो गए, और यहाँ पर क्या हो गया, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस हो गई, राइट। अब क्या है हमारा, ये है हमारा PUC19 विद इंसर्ट, विद इंसर्ट। अब क्या हुआ, जो हमारा LAGZ जीन है, LAGZ जीन तो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। LAGZ जीन क्या हुआ, LAGZ जीन में हमने क्या डाल दिया, इंसर्ट डाल दिया। तो क्या बनेगा, क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो क्या लैक्टोज क्लीव होएगा, अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही नहीं है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही नहीं है, तो लैक्टोज क्लीव ही नहीं होएगा। क्या नहीं होएगा, लैक्टोज क्लीव नहीं होएगा। इस प्रॉपर्टी को यूज करा जाता है क्या ढूंढने के लिए, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट ढूंढने के लिए। क्या ढूंढने के लिए, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट ढूंढने के लिए। अब क्या करा जाता है, एक प्लेट ली जाती है, एक नई स्लाइड लेते हैं यहाँ पर, एक क्या ली जाती है, पेट्री प्लेट ली जाती है। ये हमने क्या ले ली, एक पेट्री प्लेट ले ली, ठीक है। अब ये वाले जो क्या है, ये जब रिकॉम्बिनेशन हुआ है, रिकॉम्बिनेशन के बाद में कि आपने बोला कि हमने सब उसमें डाल दिया, रिकॉम्बिनेशन हो गया, अज्यूम कर रहे हैं। अब आप उसमें से क्या करोगे, यहाँ पर स्प्रेडिंग करोगे, यहाँ पर क्या करोगे, स्प्रेडिंग करोगे इस प्लेट पे। तो इस प्लेट में क्या है, मीडिया जो है आपका, जो आपका प्लेट में मीडिया है जिस पे आपका बैक्टीरिया ग्रो करेगा, उसमें आप क्या डालोगे, एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डालोगे। क्या डालोगे, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट।
मतलब जो क्या देगा, कलर प्रोड्यूस करके जाएगा। क्या प्रोड्यूस करके जाएगा, कलर प्रोड्यूस करके जाएगा। और इस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का नाम है एक्स गैल। क्या नाम है, एक्स गैल नाम है। अब जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो क्या करती है, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, गैलेक्टोसाइडेज ये क्या करती है, ये एक्स गैल के ऊपर एक्शन करती है और इस एक्स गैल को तोड़कर क्या कलर दे देती है, ब्लू कलर दे देती है। क्या कलर दे देती है, ब्लू कलर दे देती है। अगर ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, अगर ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो कॉलोनीज क्या रहेंगी, वाइट ही रहेंगी, ब्लू नहीं होंगी। इतनी बात समझ आ गई। अब क्या हुआ, हमारे को क्या देखने हैं, रिकॉम्बिनेंट्स देखने हैं। इस प्लेट में हमने क्या डाल दिया है, एक्स गैल डाल दिया है। क्या डाल दिया है, एक्स गैल डाल दिया है। साथ ही में हमने क्या डाला है, IPTG डाला है, जो कि क्या है, IPTG इज एन इंड्यूसर फॉर लैग-Z जीन, जो कि क्या करेगा, लैग-Z जीन का एक्सप्रेशन चलाएगा कि लैग-Z जीन एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बने। अब यहाँ पर क्या हो गया, हमने बैक्टीरिया में ये इंसर्ट डाला है। क्या डाला है, ये इंसर्ट डाला है। जिन बैक्टीरिया में ये इंसर्ट जाएगा क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, नहीं बनेगा। जिन रिकॉम्बिनेंट्स में एंड ट्रांसफॉर्मेंट्स में बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, जिनमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, क्या उनकी कॉलोनी का कलर चेंज होएगा, क्या उनकी कॉलोनी का कलर चेंज होएगा, नहीं होएगा। और जिनमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है, किन में बनेगा, जिसमें इंसर्ट नहीं होएगा, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, उनमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा और वो ब्लू कलर के हो जाएंगे। तो जो आपका सोल्यूशन है, जो क्या है, आपका सोल्यूशन होगा वायल में, जो आपका सोल्यूशन होगा इस वायल में, इसमें क्या होंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी होंगे। इसमें क्या होंगे, रिकॉम्बिनेंट वाले नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लस ट्रांसफॉर्मेंट भी होंगे, साथ में क्या होंगे, रिकॉम्बिनेंट प्लस ट्रांसफॉर्मेंट्स भी होंगे। हमें किसके अंदर डिफरेंशिएट करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट्स के बीच में, और हमें डिफरेंशिएट करना है इन दोनों के बीच में। तो जो रिकॉम्बिनेंट हैं उनकी कॉलोनीज वो तो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या वो प्रोड्यूस कर पाएंगी बीटा गैलेक्टोसाइडेज, नहीं। तो उनकी कॉलोनी कैसी रहेगी, वाइट। और जो रिकॉम्बिनेशन जिनमें नहीं हुआ है, जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है लेकिन रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, उनकी कॉलोनीज बहुत ही आराम से बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करेंगी और साथ ही में क्या प्रोड्यूस करेंगी, जो एक्स गैल दिया है उसको क्या कर देंगी, ब्रेक डाउन करके ब्लू कलर का कंपाउंड बनाएंगी। इतनी बात समझ आ गई। तो आपको प्लेट पे कुछ कॉलोनीज तो कैसी दिखेंगी, वाइट वाली, और कुछ कॉलोनीज कैसे दिखेंगी, ब्लू वाली, ब्लू कलर की। तो मुझे अब ये बताओ कि इसमें से तुम्हारे रिकॉम्बिनेंट्स कौन है, ब्लू एंड वाइट में से तुम्हारे रिकॉम्बिनेंट्स कौन है। तुम्हारे रिकॉम्बिनेंट्स वो है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना पा रहे, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना पा रहे, जिसकी वजह से वो एक्स गैल को तोड़ नहीं पा रहे, और उनकी कॉलोनी कैसी की कैसी है, वाइट की वाइट ही है। तो तुम्हारे ये कौन से वाले कॉलोनीज, वाइट कॉलोनीज जो हैं, ये सारे क्या होंगे, ये सारे होंगे हमारे रिकॉम्बिनेंट प्लस ट्रांसफॉर्मेंट। कैसे होंगे, रिकॉम्बिनेंट प्लस ट्रांसफॉर्मेंट। इस सिलेक्शन को, जिसमें आपको सिर्फ एक प्लेट बनानी पड़ी और साथ में कोई आपने क्या नहीं डाला, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक नहीं डाली, टेट्रासाइक्लिन नहीं डालनी पड़ी, आपको सिर्फ एक प्लेट से पता चल गया। इस स्क्रीनिंग को हम कहते हैं ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। क्या बोला हमने इसको, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, ठीक है। और ये क्या है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ये प्रोसेस क्या है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल व्हाट, इनएक्टिवेशन, जो हम किस में भी समझ रहे थे, एंटीबायोटिक में भी डालने वाले,
इंसर्ट को समझ रहे थे, उसका भी हमने नाम क्या दिया था, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? सो इनएक्टिवेशन अगर एंटीबायोटिक का हो रहा है तो हम सेलेक्ट करते हैं उन रिकॉम्बिनेंट्स को जो कि क्या हो जाते हैं, उनके प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं। लेकिन ये प्रोसेस कैसा होता है, ये प्रोसेस कैसा होता है, बहुत ही बर्डनसम हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि उसमें हमारे को 2 एंटीबायोटिक की प्लेट्स लगानी पड़ती हैं। अब हमने क्या निकाला है, एक ऑल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर निकाला है, that will differentiate recombinants and non-recombinants on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substrate। ठीक है, अब क्या होएगा ये देखिए, यहाँ पे क्या है, ये आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस मार्कर है और एक तरफ क्या है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट। मल्टीपल क्लोनिंग साइट हमने बनाई थी, ये क्या है हमारी, व्हाट इज दिस, दिस इज आर, ये पूरी क्या है हमारी मल्टीपल क्लोनिंग साइट है। क्या है हमारी मल्टीपल क्लोनिंग साइट, दिस इंटायर थिंग इज मल्टीपल क्लोनिंग साइट। इस मल्टीपल क्लोनिंग साइट में हमने ये क्या है, लैगजेड जीन, और लैगजेड जीन में मल्टीपल क्लोनिंग साइट, और यहाँ पे हमने इंसर्ट डाल दिया है, recombinant DNA is inserted in the coding sequence of an enzyme बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के जीन का इनएक्टिवेशन हो जाता है, जिसको हमने क्या बोला है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोला है। डायग्राम से अगर हम देखें तो ये क्या है, हमारा प्लाज्मिड वेक्टर है, ये है हमारा प्लाज्मिड वेक्टर, ये फॉरेन डीएनए। अब हमने इनको क्या कराया, इंक्यूबेशन कराया। क्या कराया हमने इनको, इंक्यूबेशन करवाया। जब हमने इनको इंक्यूबेशन करवाया तो हमारे पास 3 क्या हुए, प्रपोजल्स आए। एक आया जिसमें इंसर्ट किसके अंदर है, लैगजेड जीन के अंदर है, तो इसमें क्या नहीं बनेगा, इसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। तो क्या आपका एक्स गैल टूटेगा, एक्स गैल और आईपीटीजी, एक्स गैल नहीं टूटेगा तो कॉलोनी कैसी रहेगी, वाइट। तो रिकॉम्बिनेंट्स की कॉलोनी कैसे हो गई, रिकॉम्बिनेंट्स की कॉलोनी वाइट ही होगी। रिकॉम्बिनेंट्स की कॉलोनी कैसी होगी, वाइट ही हो गई, क्योंकि उनमें क्या नहीं मिल रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। अगर इंसर्ट कहीं और लग गया है, लैगजेड जीन में नहीं लगा है, इंसर्ट कहीं और फिक्स हो गया है, कहीं और लाइगेट हो गया है वेक्टर में, तो भी हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, लैगजेड जीन, क्योंकि वैसा का वैसा ही है, इंटैक्ट है, टूटा नहीं है, तो यहाँ पर हमारा एंजाइम बनेगा, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, एक्स गैल को ब्लू कलर के सब्सटेंस में, ब्लू कलर के कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर देगा, इसलिए उनकी कॉलोनी कैसी होगी, ब्लू होगी। यही बात करते हैं, अगर हम इंसर्ट हुआ ही नहीं है तो उनमें क्या होगा, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं उनकी कॉलोनी में भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है, क्योंकि लैगजेड एज इट इज इंटैक्ट है, और आपकी ब्लू कॉलोनीज बनेंगी क्योंकि एक्स गैल टूट रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के बनने से। तो ये क्या हो गया, ये है हमारी ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। अगर प्लाज्मिड कहाँ है, बैक्टीरियम में, इंसर्ट में नहीं है, तो प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर्ड कॉलोनीज। क्या है, ब्लू कलर्ड कॉलोनीज आएगी। प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट से क्या हो रहा है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो रहा है, जिसका किसका, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, एंड कॉलोनीज कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करती हैं, जिसकी वजह से दे आर मार्क्ड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। हमारे और कौन से वेक्टर्स है, ये तो अभी हम बात कर रहे थे बैक्टीरियल वेक्टर्स के बारे में। अब हमारे को मान लो चेंज करवाना है या क्या करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाने हैं, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमारे को प्लांट्स में भी डालना है और एनिमल्स में भी डालना है। तो हमारे को क्या चाहिए होंगे, यूकैरियोटिक क्लोनिंग वेक्टर चाहिए होगा। प्लांट्स के लिए अभी हमने पढ़ा था कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन का टीआई प्लाज्मिड ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, टीआई प्लाज्मिड ले सकते हैं। और एनिमल्स के लिए हम क्या ले सकते हैं, एनिमल्स के लिए हम ले सकते हैं हमारे रेट्रोवायरसेस में, जो हमारे रेट्रोवायरसेस हैं उनका हम क्या ले सकते हैं, प्लाज्मिड ले सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब जो ये टीआई प्लाज्मिड के बारे में अगर हम बात करेंगे, जैसे कि हमारे को पता है एक प्रोसीजर होता है जीन को ट्रांसफ़र करना इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स,
किससे? बैक्टीरिया और वायरसेस से। It is also known how to transfer genes to transform eukaryotic cells and force them to do what the bacteria or viruses require. ठीक है, for example agrobacterium tumefaciens. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो agrobacterium tumefaciens है, जो हमारा agrobacterium tumefaciens है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, इसके पास में क्या है? ये एक बैक्टीरिया है, इसके पास में क्या है? प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड है। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस क्या है? ये प्लांट पैथोजन है। प्लांट में ये क्या करता है? बीमारी करता है। क्यों बीमारी करता है? क्योंकि इसके पास ये टीआई प्लाज्मिड है, जो कि जब ये लीव्स के ऊपर क्या करता है? धावा बोलता है। क्या बोलता है? लीव्स के ऊपर अटैक करता है। तो उन लीव्स में ये क्या करता है? अपना जो प्लाज्मिड है उन लीव्स के सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। मतलब अगर हम लीव्स का सेल लेते हैं, अगर हम क्या लेते हैं, ये लीव्स का सेल है। क्या है? ये लीव्स का सेल है। वाइट से बनाते हैं, रुको। अगर हम यहाँ पर देखें, इस एक सेल को अगर हम यहाँ पे इनलार्ज करके देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है? ये लीव का सेल है, ठीक है। ये लीव्स के सेल में क्या हुआ? लग गया हमारा कौन? बैक्टीरिया लग गया यहाँ पर। बैक्टीरिया ने क्या किया? अपना जो टीआई प्लाज्मिड है वो यहाँ दे दिया, टीआई प्लाज्मिड को यहाँ दे दिया। अब ये टीआई प्लाज्मिड को टीआई प्लाज्मिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो प्लाज्मिड है ये क्या करता है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या है ये? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो जिन सेल्स में ये चला जाएगा वहाँ पर क्या क्रिएट होंगे? क्रिएट ट्यूमर। एंड क्या कॉज करेगा ये? क्राउन गॉल डिजीज। क्या करेगा ये? क्राउन गॉल डिजीज करेगा। लेकिन इस टीआई प्लाज्मिड को हमारे कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ किया गया है। किसके लिए यूज़ किया गया है? कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ किया गया है। कैसे? अब हम आगे देखेंगे एक डायग्राम किसका? टीआई प्लाज्मिड का। पहले डायग्राम देख लें तो तुम्हारे को समझ आ जाएगा। सो यहाँ पर टीआई प्लाज्मिड का डायग्राम नहीं है, शायद मैं लाई तो थी, चलिए कोई बात नहीं, अगर आगे आएगा तो हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस है, एक पैथोजन है ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट्स। ये क्या करता है? ट्रांसफर करता है अपना पीस ऑफ डीएनए। उस पीस ऑफ डीएनए को हम क्या बोलते हैं? टीडीएनए। टू कन्वर्ट नॉर्मल प्लांट सेल्स जो अपनी नॉर्मली क्या कर रहे हैं? रेप्लिकेशन कर रहे हैं। एक सेल क्या कर रहा है? अपने टाइम में 2 सेल बना रहा है, फिर 2 सेल से 4 सेल बना रहा है। इस टाइम को ये क्या कर रहा है? शॉर्टन कर रहा है। और सेल्स का क्या कर रहा है? रेप्लिकेशन बढ़ाकर उनमें क्या बढ़वा रहा है? उनमें ट्यूमर बनवा रहा है। सेल्स का रेप्लिकेशन बढ़वा के उनको क्या बना रहा है? ट्यूमर बना रहा है। क्या बना रहा है? ट्यूमर बनवा रहा है। अब इस टीआई प्लाज्मिड में एक सीक्वेंस होती है। क्या होती है? एक सीक्वेंस होती है जिसको हम बोलते हैं टीडीएनए। ये टीडीएनए क्या होता है? ये होता है ट्रांसफर डीएनए। क्या होता है? ट्रांसफर डीएनए, राइट। अब जो इस प्लाज्मिड का ट्यूमर इंड्यूसिंग रीजन है, जो पैथोजेनिक रीजन है, उसको हम क्या कर देते हैं? इस प्लाज्मिड में से निकाल देते हैं और हम क्या करते हैं? अपना इंसर्ट इस जगह डाल देते हैं। क्या करते हैं? अपना इंसर्ट इस जगह डाल देते हैं और जो हमारे को क्वालिटी चाहिए, जो हमारे को प्रोडक्ट चाहिए, वो हमें पेड़ से मिलने लग जाता है। सो क्या हो रहा है? नॉर्मल प्लांट सेल्स को किस में बदल रहा है? ट्यूमर में। एंड डायरेक्ट कर रहा है ट्यूमर सेल्स टू सिक्रीट केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। अब ये जो सेल हैं जो ट्रांसफॉर्म हुए हैं, ये जो ट्यूमर सेल्स हैं जो ट्रांसफॉर्म हुए हैं, ये क्या बनाते हैं? ये सिक्रीट करते हैं केमिकल्स, रिक्वायर्ड बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। अब सिमिलरली ऐसे ही हमारे एनिमल्स में क्या होते हैं? रेट्रोवायरसेस होते हैं। रेट्रोवायरसेस क्या कॉज करते हैं? कैंसर कॉजिंग होते हैं। उनमें भी क्या होता है जो कि कैंसर कॉजिंग होते हैं? ल्यूकोसिस, सार्कोमा वाले कैंसर्स करते हैं। और इनमें भी क्या होते हैं? चेंज कर देते हैं नॉर्मल सेल्स को इनटू कैंसरल सेल्स।
अब जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम का, उसको हम मॉडिफाई करते हैं इनटू क्लोनिंग वेक्टर, जो कि पैथोजेनिक नहीं होता, बीमारी नहीं करता, क्राउन गॉल डिजीज नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसके पास उसकी वो एबिलिटी रहती है कि वो उसके अंदर जो इंसर्ट है उसको प्लांट सेल में क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे। इट इज एबल टू डिलीवर जीन्स ऑफ आर इंटरेस्ट इनटू बहुत सारे वेरियस प्लांट्स। ठीक है, वैसे ही ये रेट्रोवायरसेस काम करते हैं। उनमें से कैंसर वाला क्या निकाल लेते हैं, जीन निकाल लेते हैं, उसकी जगह हमारे डिजायरेबल जीन्स डाल देते हैं और उनको यूकैरियोटिक सेल्स में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो वंस एक जीन या डीएनए फ्रैगमेंट ज्वाइन कर दिया जाता है एक वेक्टर के साथ में, सो वो ट्रांसफर हो जाता है बैक्टीरियल सेल में, प्लांट सेल में, एनिमल होस्ट में, जहाँ पे उसका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। अब अगर हम बात करते हैं होस्ट सेल की, होस्ट सेल क्या है, पहले तो ये बताओ होस्ट सेल है क्या। होस्ट सेल वो है जो कि हमारा, जिसमें क्या करा जाएगा, जिसमें हमारा वेक्टर को ट्रांसफर किया जाएगा। क्या किया जाएगा, होस्ट सेल में ट्रांसफर किया जाएगा। ये होस्ट सेल है। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पर ली एक वायल, ये क्या ली, एक वायल ली, और इसमें क्या है, इसमें क्या है आपके, इसमें सेल्स हैं आपके, ये वाले, ये क्या है, सेल्स हैं आपके, ये सारे आपके क्या है, होस्ट सेल्स हैं। अब आपने साथ में क्या डाल दिया, आपने इसमें साथ में अपना प्लाज्मिड भी डाल दिया विद द डिजायर्ड जीन। ये क्या है, प्लाज्मिड है, ये क्या है, प्लाज्मिड है। ठीक है, अगर ऐसे समझ नहीं आया तो हम इसको थोड़ा बड़ा बना सकते हैं, रुको, पिक्चर क्लैरिटी करनी है ना अपने को, वेट। सो अब हम क्या करेंगे, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हम बनाते हैं एक वायल, एक वायल वायल वायल, जो मैंने आपको बताया था वायल होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा सोल्यूशन भी होता है और बैक्टीरिया भी होते हैं, राइट। अब इस वायल के अंदर हमारे क्या हैं, ये सेल्स हैं, और इन सेल्स के सोल्यूशन में हमने क्या डाल दिया है, हमने हमारा वेक्टर भी डाल दिया है। क्या डाल दिया है, वेक्टर डाल दिया है, और वेक्टर के साथ में हमने क्या लगा दिया है, हमारा डिज़ायर्ड जीन भी लगा दिया है। क्या लगा दिया है, डिज़ायर्ड जीन लगा दिया है। अब हमारे को, हम ये चाहते हैं कि ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड इस सेल के अंदर चला जाए, ये प्लाज्मिड इस सेल के अंदर चला जाए, लेकिन सेल के चारों तरफ क्या है, सेल के चारों तरफ एक लिपिड बाइलेयर है जो कि बहुत ही टाइटली कॉम्पैक्टली पैक्ड है, जो कि क्या है, बहुत ही टाइटली कॉम्पैक्टली पैक्ड है। ऐसे ही है ना। क्या ये प्लाज्मिड इनको क्रॉस कर सकता है, क्या ये प्लाज्मिड, ये क्या है, लिपिड बाइलेयर, किसकी, बैक्टीरिया की लिपिड बाइलेयर, क्या ये प्लाज्मिड इसको क्रॉस कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसको क्रॉस कराने के लिए हमारे को इस सेल वॉल को खोलना पड़ेगा, सॉरी इस सेल मेम्ब्रेन को खोलना पड़ेगा कि नहीं खोलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ट्रीटमेंट देंगे। क्या देंगे, हम यहाँ पर ट्रीटमेंट देंगे जिसको हम बोलते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट। क्या बोलते हैं, हीट शॉक ट्रीटमेंट बोलते हैं। अब हम इस हीट शॉक ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो वाइल है इसको हम रखेंगे आइस के ऊपर। किसके ऊपर रखेंगे, आइस में चिल करेंगे। क्या करेंगे, आइस में चिल करेंगे। आइस में चिल करने के बाद में हम इसको देंगे 42 डिग्री सेल्सियस। इसमें पहले तो हम क्या डालेंगे, एक हम डालेंगे कैल्शियम क्लोराइड। क्या डालेंगे, कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे। साथ में हम उसको किस पे रख देंगे, आइस पे रख देंगे। किस पे रख देंगे, आइस पे रख देंगे। आइस पे रखने से क्या होगा, ठंडे में क्या होती है, चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, राइट। उसके बाद में हम 42 डिग्री सेल्सियस पे रख देंगे तो क्या होगा, चीज़ें एक्सपैंड होगी, आपकी लिपिड बाइलेयर क्या होगी, एक्सपैंड होगी, उसमें होल बनेगा। साथ ही में फिर हम क्या करेंगे, वापस उसको आइस पे रख देंगे। ये क्या है, ये एक हीट शॉक ट्रीटमेंट का सीक्वेंशियल सीरीज है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपके यहाँ से कुछ लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। और जो आपका प्लाज्मिड है, जो क्या है आपका, जो ये प्लाज्मिड है, इसको क्या मिल जाएगी, अंदर जाने की सेल में जगह मिल जाएगी, क्योंकि जो मेम्ब्रेन होगी बैक्टीरिया की, ये हमारा जो बैक्टीरिया है,
ये हमारा क्या है, ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन थी ना, बैक्टीरिया की क्या थी, ये सेल मेम्ब्रेन थी। येलो कलर से बना देते ताकि तुम्हारे को कन्फ्यूजन नहीं हो। ये जो बैक्टीरिया है इसकी सेल मेम्ब्रेन ऐसे पोरस हो जाती है, जिसकी वजह से अब इसमें जो ये प्लाज्मिड है ये आसानी से अंदर जा सकता है। क्या कर सकता है, प्लाज्मिड आसानी से इस पोरस मेम्ब्रेन के साथ में अंदर जा सकता है। एंड दिस इज डन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द बैक्टीरिया, किसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इतनी बात समझ आ गई। सो क्या है, जो होस्ट सेल है वो कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है उसको। इस प्रोसेस को हम क्यों करते हैं, ताकि जो हमारा होस्ट सेल है वो कॉम्पिटेंट बन जाए। ये भी रिक्वायर्ड है। एक अनादर टूल है ये, किसके लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। जब हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है तब हमारे को उसको किस में डालना है, एक होस्ट सेल में डालना है, एक लिविंग सिस्टम में डालना है, और उस लिविंग सिस्टम को हम होस्ट बोलते हैं। अलग अलग प्रकार के होस्ट हमारे पास होते हैं, जैसे कि इकोलाई, यीस्ट, एनिमल एंड प्लांट सेल्स। अब जो टाइप ऑफ होस्ट सेल है वो डिपेंड करता है ऑन द एम ऑफ क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट, कि आपको क्या क्लोन करवाना है। अगर आपके पास प्रोकैरियोटिक जीन है तो वो इकोलाई होगा, प्लांट के लिए कोई जीन है तो वो प्लांट सेल होगा, होस्ट सेल। एनिमल्स में कोई जीन आपको कोड करवाना है, इनको उसको आपको क्या करवाना है, एक्सप्रेस करवाना है, तो आपके पास यूकैरियोटिक एनिमल के सेल्स होंगे, राइट। सो यूकैरियोटिक एनिमल के सेल्स जो हैं, यूकैरियोटिक सेल्स विल बी प्रेफर्ड होस्ट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ यूकैरियोटिक प्रोटीन्स। अब यीस्ट सेल्स जो हैं दे आर प्रेफर्ड, क्योंकि वो सबसे सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड क्या है, जेनेटिकली एज वेल एज कैरेक्टराइज, इजी टू ग्रो एंड मैनिपुलेट है। तो बैक्टीरिया इकोलाई यूज होता है प्रोकैरियोट्स के लिए, यीस्ट यूज होता है यूकैरियोट्स के लिए। प्लांट और एनिमल सेल्स में हम क्या करवा सकते हैं, प्रोटीन का एक्सप्रेशन करवा सकते हैं टिश्यू कल्चर में, या फिर सेल्स में एज होल ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या फिर एनिमल्स, ठीक है। अब डीएनए क्या है, एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है डीएनए। व्हाट इज डीएनए, अगर हम यहाँ डीएनए बनाएं ऐसा, तो डीएनए क्या है, मैंने अभी आपको बताया था जेल इलेक्ट्रोफोरेस में कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। इसके सरफेस पे क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। क्या है, नेगेटिव चार्जेस है। साथ ही में इसका नेचर और कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है। तो ये सीधा सीधा आपकी लिपिड बाइलेयर में, सीधा सीधा आपकी लिपिड बाइलेयर में एंट्री नहीं मार सकता। क्या नहीं मार सकता, लिपिड बाइलेयर में। ये क्या बना रही हूँ मैं, आपकी लिपिड बाइलेयर, ये है आपकी लिपिड बाइलेयर, ठीक है। सीधा सीधा ये डीएनए इसके अंदर नहीं घुस सकता है। तो हमारे को ये जो सेल है इसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो बैक्टीरियल सेल्स शुड बी केपेबल ऑफ अपटेकिंग डीएनए। ये कैसे अकम्प्लिश करते हैं, बाय ट्रीटिंग देम विद स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवैलेंट कैटायन, जैसे कि कैल्शियम, जो कि एफिशिएंट एंट्री करवा सकता है डीएनए की बैक्टीरिया में, ठीक है। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको हमें फोर्स करना पड़ेगा उनके अंदर, सेल्स के अंदर। मतलब हमारे को कोई जुगाड़ तो बिठाना पड़ेगा ना, कोई ऐसा जुगाड़ जिससे कि ये जो डीएनए है वो सेल की ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन को क्रॉस करे और सेल के अंदर चला जाए। तो वो जुगाड़ क्या है, हम क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमारे को सेल में डालना है। तो हम जो होस्ट सेल्स हैं हमारे, उनको रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ में डालेंगे। जो हमारे होस्ट सेल्स हैं, होस्ट सेल्स को एक वायल में लेकर साथ में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लेकर हम क्या करवाएंगे, इंक्यूबेट करवाएंगे। क्या करवाएंगे, इंक्यूबेट करवाएंगे। उसमें क्या डालेंगे, कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे। क्या डालेंगे, एक डाइवैलेंट कैटायन डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उनको कहाँ रखेंगे, उनको हम रखेंगे आइस पे। फिर हम देंगे उनको हीट शॉक। क्या देंगे, हीट शॉक, कितने पे, 42 डिग्री सेल्सियस पे। और फिर हम उनको किस पे रख देंगे, आइस पे रख देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है वो बहुत सारे लिपिड मॉलिक्यूल्स को क्या करेगी, लूज करेगी, वो पोरस हो जाएगी मेम्ब्रेन, और आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो सेल में चला जाएगा। So there are other methods also to introduce foreign DNA into host cells, और वो हम अब पढ़ेंगे। तो ये जो आपने आज TI प्लाज्मिड पढ़ा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, और हमने जो दूसरा पढ़ा है जो कॉम्पिटेंट होस्ट सेल्स है, इनको हम थोड़ा सा डिटेल में आगे फिर से पढ़ेंगे कि कैसे DNA को आपके सेल में डलवाया जाता है,
ठीक है, इलेक्ट्रोपोरेशन का एक हम मेथड पढ़ेंगे। यहाँ पे हम 3 मेथड्स और पढ़ने वाले हैं। अच्छा ये देखिए नॉन कॉम्पिटेंट सेल का आपके पास डायग्राम भी है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं। तो नॉन कॉम्पिटेंट सेल क्या है, ई कोलाई है। देखो कितना बढ़िया डायग्राम है। अब जो ई कोलाई है दैट हैज़ नॉट बीन मेड कॉम्पिटेंट, अभी क्या नहीं बनाया है, इसको कॉम्पिटेंट नहीं बनाया, तो इसकी क्या अंदर डीएनए नहीं जा सकता। यहाँ पर लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन को डीएनए क्रॉस नहीं कर सकता। कौन नहीं क्रॉस कर सकता, डीएनए, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, हाइड्रोफिलिक है, और जबकि मेम्ब्रेन क्या है, हाइड्रोफोबिक है। जब हम कॉम्पिटेंट बना देते हैं, कैसे, कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट करके, हीट शॉक देकर या फिर इलेक्ट्रोपोरेशन से, तो हमारी जो मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स हो जाते हैं एंड उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। ये देख रहे हो आप, पोर्स बन गए। तो यहाँ से क्या होगा, जो आपका डीएनए है, जो आपका फॉरेन डीएनए है या जो क्लोनिंग वेक्टर है, वो अंदर जा सकता है। अभी नहीं जा पा रहा, अब जा सकता है। ठीक है, हुआ क्या है, कैल्शियम क्लोराइड के ट्रीटमेंट के पहले जो नेगेटिव चार्जेस थे रिपल्शन करते थे बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मिड डीएनए। डीएनए के ऊपर तो नेगेटिवली चार्ज मेम्ब्रेन था ही, नेगेटिवली चार्ज था ही डीएनए। साथ ही में जो हमारी लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है वो भी नेगेटिवली चार्ज्ड है। इसलिए क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, ये अंदर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, अब जब हमने कैल्शियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट दिया तो ये भी क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, ये भी न्यूट्रलाइज हो गया। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिकली न्यूट्रल हो गया इन्वायरमेंट। अब जब हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोपोरेशन के पहले क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपोरेशन के पहले हमने क्या देखा, ये हमारा इलेक्ट्रोपोरेशन का है, ये हम कहाँ पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, राइट। तो हम जहाँ देखेंगे कि इलेक्ट्रोपोरेशन से कैसे हो रहा है, तो कैल्शियम क्लोराइड वाला हमने देख लिया, जब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिकली न्यूट्रल हुआ तो ये अंदर अब जा सकता है। ठीक है, हीट शॉक एंड आइस शॉक ट्रीटमेंट से। माइक्रो इंजेक्शन क्या है, इंजेक्शन है मतलब सुई है, नीडल है, लेकिन माइक्रो है, बहुत ही छोटी है। तो इस मेथड में क्या हो रहा है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको डायरेक्टली क्या करा जाएगा, डायरेक्टली डाला जाएगा आपके न्यूक्लियस में। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ओवा दिख रहा है, जहां पर एक माइक्रो इंजेक्शन से या माइक्रो नीडल से स्पर्म को क्या करा जा रहा है, ओवा के न्यूक्लियस में। ये क्या है, ओवा का न्यूक्लियस है, सीधा न्यूक्लियस में स्पर्म को क्या करा जा रहा है, इंट्रोड्यूस करा जा रहा है। सो इस मेथड में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है दैट इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल बाय यूजिंग माइक्रो नीडल्स और माइक्रो पिपेट्स। ये कहाँ यूज किया जाता है, oocytes में, एग्स में एंड एम्ब्रियो में। जेफी एस एंड चैम्बरलेन ने क्या बोला था, ह्यूमन जीनोम सेंटर में, मिशिगन यूनिवर्सिटी यूएसए के, दे हैव क्योर्ड माइस। माइस को उन्होंने क्या किया है, ठीक किया है, जिसने क्या इनहेरिट किया था, एक न्यूरोमस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऑफ ह्यूमंस उनमें आया था। ठीक है, उसको उन्होंने क्योर किया था। इसके बाद में ये देखिए एक डायग्राम दिया गया है आपको, जहां पर आपके सेल को पकड़ा गया है। इसको आप क्या मान सकते हो, इसको आप फीमेल एग मान लो, ओवा मान लो, राइट, जो कि सिंगल सेल्ड है। और माइक्रो इंजेक्शन से क्या डाला जा रहा है, यहाँ पर स्पर्म डाला जा रहा है, कहाँ पर, न्यूक्लियस में। इतनी बात समझ आ गई। दूसरा हमारा मेथड है जिससे हम डीएनए डाल सकते हैं, वो है डायरेक्ट डीएनए इंजेक्शन। क्या है, डायरेक्ट डीएनए इंजेक्शन है। डायरेक्ट injection of DNA into the skeletal muscle lead to the possibility of using gene as a vaccine. अब low level expression है, therapeutic benefits for the treatment of genetic disorder could not be derived. This method gave birth to concept of DNA vaccine. तो direct DNA injection से क्या बन गया, muscular skeletal muscles में क्या हुआ, उनका expression बहुत कम था, लेकिन अब एक्सप्रेशन कम था और कोई डिस्कवरी हो गई थी, तो उन्होंने कहा इस प्रोसेस को फॉलो करके हम क्या बना सकते हैं, डीएनए वैक्सीन बना सकते हैं, जिससे कि क्या हो सकता है, इम्यूनाइजेशन हो सकता है। तीसरा है हमारे पास जीन गन या फिर बायोलिस्टिक, जिसमें क्या किया जाता है, डीएनए को लपेट दिया जाता है ऑन स्मॉल पार्टिकल्स। ऐसे क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, और इन पार्टिकल्स के ऊपर डीएनए को क्या कर दिया जाता है, कोट कर दिया जाता है, और उनको सीधा सेल में शूट कर दिया जाता है। ठीक है, लाइक अ बुलेट। सो अलग टेक्नोलॉजी है जीन गन, जो कि अवेलेबल है फॉर वेक्टरलेस डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। इसमें वेक्टर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप किस पे कोटिंग कर रहे हो, गोल्ड पार्टिकल्स पे कोटिंग कर रहे हो।
डीएनए को कोट किया जाता है माइक्रोस्कोपिक पेलेट्स के ऊपर, लिटरली शॉट इनटू द टारगेट सेल। ठीक है, ऑल्दो इट इज डेवलप फॉर प्लांट्स में डेवलप किया गया है, लेकिन एनिमल सेल्स के लिए भी ये प्रमोट किया जा रहा है ताकि टिश्यू रिपेयर हो सके और हीलिंग का टाइम कम हो सके। इस मेथड को बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट देने वाला माना जाता है इन फील्ड ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट। तो ये क्या है, जीन गन बैरल है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कोटेड पार्टिकल्स है, प्लास्टिक डिस्क में डीएनए कोटेड गोल्ड पार्टिकल्स, गोल्ड के पार्टिकल्स हैं और उन पे क्या कोट कर दिया गया है, डीएनए को कोट कर दिया गया है, डिस्क स्टॉप्ड बाय स्क्रीन, राइट। एंड डीएनए के जो कोटेड पार्टिकल्स है, डीएनए कोटेड पार्टिकल्स, गोल्ड पार्टिकल्स आर शॉट इनटू द टारगेट प्लांट सेल। तो ये जो न्यूक्लियस है, सॉरी ये जो गोल्ड पार्टिकल्स हैं, ये सीधा कहाँ जा रहे हैं, आपके टारगेट सेल्स में जा रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई। ये जो गोल्ड सेल्स हैं ये कहाँ जा रहे हैं, सीधा आपके टारगेट सेल में जा रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई। तो ये जो मेथड्स हमने पढ़े हैं, हम इनको थोड़ा सा डिटेल में और लेकर आएंगे अगली कक्षा में। हम मिलेंगे आपसे इन सभी मेथड्स के साथ में। तब तक के लिए उम्मीद करती हूँ आप ये सब रिवाइज करोगे, क्योंकि बेटा आरडीटी जब तक आप अपने हाथ से लिखोगे नहीं, प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर जब तक आप अपने हाथ से बनाओगे नहीं, PBR 322 बनाओगे नहीं, आप हीट शॉक ट्रीटमेंट का डायग्राम बनाओगे नहीं, आप अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे हम बना रहे हैं ये बनाओगे नहीं, तो आपको नहीं समझ आएगा कि डीएनए लाइगेज का क्या फंक्शन है, डीएनए पॉलीमरेज का क्या फंक्शन है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज का क्या फंक्शन है। ये सब आप नहीं जान पाओगे जब तक आप पीसीआर की साइकिल, पीसीआर के स्ट्रैंड्स आप खुद अपने हाथ से नहीं बनाओगे कि कैसे अनीलिंग हो रही है। पहले डीनेचरेशन हुआ, फिर क्या होगा, अनीलिंग होएगी, क्या होएगा, अनीलिंग होएगी, और फिर क्या होएगा, एक्सटेंशन होएगा। तो जब तक आप ये सब अपने हाथ से डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक आपको आरडीटी बहुत बहुत मुश्किल लगेगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, साथ में आपको भी कोशिश करनी है। और कैसे करनी है, अपने इन सुंदर सुंदर मुलायम हाथों से अपना पेन उठाना है और डायग्राम बनाना है। यही एक तरीका है आरडीटी को समझने का। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय।